हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ जानिसार अख्तर और ये है आपका अपना प्यारा सा चैनल जिसका नाम है गेम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अब तक हम पीएच कैलकुलेशन की बात कर रहे थे और पीएच कैलकुलेशन में एसिडिक सोल्यूशन का पीएच निकालना सीखा था। स्ट्रॉन्ग एसिड का निकाल लिया है, वीक एसिड का निकाल लिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड के मिक्सचर का निकाल लिया है। आज की क्लास में बचे हुए 3 डिफरेंट एसिडिक सोल्यूशंस की बात करेंगे हम लोग, है ना। वीक प्लस वीक, स्ट्रॉन्ग प्लस वीक, और हम लोग एम्फोटेरिक अनायंस की वजह से भी निकालना सीखेंगे। ठीक है, मेरी कोशिश होगी कि ये 3 तरह के टॉपिक हम पूरा कर लें। एक्चुअली क्या है कि लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ आपको, सो डेफिनेटली इट इज़ टेकिंग सम मोर एक्स्ट्रा टाइम। ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करेंगे। जैसे कि हर वीडियो में शुरुआत करते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन से। तो मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा जो कि पिछले टॉपिक से रिलेटेड होगा और उसके बाद हम आगे नया टॉपिक शुरू करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। चलिए ये 3 सवाल है हमारे पास। ठीक है ना। पहला है वीक मोनोप्रोटिक एसिड है जिसका कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर। ठीक है ना। और के वैल्यू है 1.25 × 10⁻²। तो कैलकुलेट कीजिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन H प्लस पीएच, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस एंड कॉन्जुगेटेड बेस का कंसंट्रेशन। ओके, ध्यान दीजिए क्या हमारी ये बात हुई थी कि यार वीक एसिड जब भी देगा ना तो के और सी देगा। चलिए दिया हुआ है के और सी दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम होगा चेक कर लो कि आने वाला अल्फा कितना है। अगर वो 25 × 10⁻⁴ से कम है तो आने वाला अल्फा जो होगा वो 5% से कम होगा। इसका जस्ट स्क्वायर रूट ले लो तो आपको मिल जाएगा अल्फा। ठीक है ना, ये बात हमने सीखी थी। तो चलिए ये सबसे पहले हम लोग यही काम कर रहे हैं कि के बाई सी का रेशियो चेक कर लेते हैं। ठीक है जी। के की वैल्यू कितनी है 1.25 × 10⁻², और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है 0.01। ठीक है ना। जब इसको हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 1.25 हो जाएगा ना, ये 1.25 हो जाएगा। सही है। तो ये तो भाई बहुत बड़ी वैल्यू है, 25 × 10⁻⁴ के आगे तो बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया कि आने वाला अल्फा जो है वो छोटा नहीं था, वो 5% से कहीं ज्यादा है। ठीक है ना, और देखेंगे भी वो। तो अब यहाँ पर अल्फा निकालने के लिए आपको पूरा एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो हम k = C α²/1 - अल्फा वाला इक्वेशन लगा देंगे जी। ठीक है। अच्छा, अभी हमने देखा है कि k की वैल्यू है ना कितनी, 1.25 × 10⁻⁻, और c भी पता है हमें। तो चलो ऐसा कर लेते हैं, इसी को मैं लिख देता हूँ k/c = α²/1 - अल्फा। लिख सकते हैं ना ऐसे भी। ठीक है ना, k/c = α²/1 - अल्फा, और k/c की वैल्यू कितनी है 1.25 = α²/1 - अल्फा। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए। ये क्वाड्रेटिक तो सॉल्व करना ही करना है, लेकिन मैं एक चीज तो जानता हूँ कि इसको लिख सकता हूँ मैं 1.25 को लिख सकता हूँ मैं 5/4 लिख सकता हूँ क्या, 5/4 बोलो, है ना। 125/100, 125/100, 5/4, 5/4 = α²/1 - अल्फा। मैंने कई बार बोला है कि जब भी आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है, डेसिमल वेसिमल हटाओ, फ्रैक्शन में बदलो उसको। ठीक है ना, तो थोड़ा आसान हो जाता है। अब ये कितना हो जाएगा 5α², ठीक है, प्लस 4α माइनस 4 = 0। ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। हाँ जी लिख सकते हैं। अब हम यहाँ से अल्फा निकालेंगे। ठीक है, कैसे, वो डिस्क्रिमिनेंट मेथड, -(b + √(b²) -4ac -4ac। सही है ना, 4ac। ठीक है ना, b² 5, ओके ये कुछ गलत कर दिया मैंने, 4α²। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका +5α एंड दिस विल बी -5। सही है ना, अब तो सही है, ठीक है ना, 4α²। ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे और ये कितना हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 + √(b²) मतलब 25 -4ac -4 × a × c अपॉन 2a। बोलो, कर सकते हैं ना ऐसे सॉल्व। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस √, ये कितना हो गया 25 और प्लस 16×5 = 80, कितना हो गया 105। बोलो, ठीक है, बोलो, ठीक है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं। और अपॉन 2a का मतलब क्या हो जाएगा 16×5 = 80, और ये प्लस में है 80 और 20। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, सही है। ठीक है, -5 प्लस माइनस √105 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 होनी चाहिए। बताओ, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, हाँ नीचे 8 है, हाँ ठीक है। अब बताओ √105 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √105 10 पॉइंट समथिंग, 10 पॉइंट कितने, 10.24। सॉल्व करके कितना आ रहा है, जल्दी बताओ, बोलो, कितना आ जाएगा ये सॉल्व करके, कितना हो रही है 5.24/8, कितना हो जाएगा ये सॉल्व करके 0.65 के आसपास, मतलब 65% एसोसिएटेड है। ठीक है ना। एक बार कैलकुलेशन आप लोग देख लो, सब सही तो है ना।
के बाई सी की वैल्यू रख दी मैंने 1.25 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, 1.25 को लिख दिया 5/4, तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 5 अल्फा, 5 माइनस 5 अल्फा इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर, ठीक है ना। तो ठीक है 5 माइनस 5 अल्फा था ना, तो सही है। अब यहाँ से हमने डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगा दिया है और सॉल्व कर दिया है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना, 80 105 सही, नीचे 8 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, नीचे 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 0.65 आ जाएगा भाई। तो परसेंटेज डिसोसिएशन हमने निकाल लिया है, परसेंटेज डिसोसिएशन 65% के आसपास है, 65%, ठीक है ना। अब हमें क्या क्या निकालना था, H प्लस कंसंट्रेशन निकालना। यार H प्लस कंसंट्रेशन कैसे मिलेगा, C अल्फा से मिलेगा। C की वैल्यू हमारे पास कितनी है, C की वैल्यू कितनी है अपने पास 0.0 10 की पावर -2 और ये कितना है 0.65, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया 65 इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ 65 इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा, ठीक है। अब पीएच वेज में निकाल लेंगे, OH भी निकालेंगे, पीएच की वैल्यू निकालें 4 माइनस लॉग 65 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। इसको लॉग 13 और लॉग है ना 13 इंटू 5 से कर लेना, ठीक है ना, 13 5 65 कर लेना। लॉग 13 की वैल्यू कितनी होती है 4 माइनस लॉग ऑफ 13 और माइनस लॉग ऑफ 5, ठीक है। 4 माइनस लॉग 13 की वैल्यू कितनी होती है, बोलो लॉग 13 कितना होता है 1 पॉइंट कितना 1.11 और माइनस 0.7 के आसपास, ये सॉल्व कर लेना जितने भी वैल्यू आ जा रही है, ठीक है ना। इससे पीएच मिल जाएगा। H प्लस मिल ही गया, अगर H प्लस मिल गया तो जितना H प्लस आया होगा वीक एसिड से उतना ही X माइनस भी आया होगा, बोलो है ना, क्योंकि HX टूट कैसे रहा होगा, HX ऐसे टूटेगा ना भाई, H प्लस और X माइनस, बोलो है ना। तो इन दोनों का कंसंट्रेशन तो सेम ही रहता है ना, इन दोनों का कंसंट्रेशन तो सेम ही रहता है ना, बात समझ आ रही है क्या, ठीक है ना। इन दोनों का कंसंट्रेशन सेम ही रहता है, ये चीज़ हम जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे ये, ठीक है। और OH माइनस हम निकाल लेंगे। अगर आपको H प्लस पता चल गया तो OH माइनस का कंसंट्रेशन KW अपॉन H प्लस करके मिल जाएगा, बोलो मिल जाएगा ना, है ना। KW को डिवाइड कर देना इस वाली वैल्यू से, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए पहला हमारा सॉल्व हो गया, आते हैं दूसरे पर, एक बार फोटो ले लीजिए। ओके चलिए ये नंबर 2 देख लेते हैं, ठीक है। नंबर 2 क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रिक एसिड दैट शुड बी डिसॉल्व्ड इन 10 लीटर वाटर टू ऑब्टेन अ पीएच वैल्यू ऑफ 2, ठीक है। पीएच आपका कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो H प्लस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 की पावर -2, ये बात हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। चूंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड से है ना, सबको पता है कि ये 100% टूटेगा H प्लस में और NO3 माइनस में। तो अगर मुझे H प्लस का कंसंट्रेशन पता है, H प्लस का कंसंट्रेशन पता है मतलब नाइट्रिक एसिड का भी कंसंट्रेशन पता था, है ना। यहाँ पर तो सीधी सी बात है, जितना ये रहा होगा उतना ही ये रहा होगा, ये बात तो पता ही है सभी, है ना। जितना ये रहा होगा उतना ही है, जितना H प्लस उतना ही नाइट्रिक एसिड, ये बात है। लेकिन अगर यही वीक एसिड होता तो क्या वीक एसिड में जितना H प्लस है उतना ही ये इनिशियल कंसंट्रेशन होगा, नहीं ना, है ना। ये तो C अल्फा रहता है और वो इनिशियली C रहता है, वो C रहता है तो ये C अल्फा रहता है ना। तो ध्यान रखिएगा, अगले सवाल में यही समझाने के लिए एक साथ मैंने पैरेलली ऐसा ही क्वेश्चन दिया था ताकि आप समझ सके कि अप्रोच क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, तो H प्लस का कंसंट्रेशन 10 की पावर -2 है, इसका मतलब हो गया कि कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड जो रहा होगा वो भी रहा 10 की पावर -2, सही है। अच्छा अब मुझे पता ही है वॉल्यूम गिवन है कितना, कि 10 लीटर पानी में डालना है, 10 लीटर पानी में डालना है, ठीक है ना, ताकि ये पीएच आ जाए, ताकि ये कंसंट्रेशन आ जाए। तो मोलैरिटी भी पता है और वॉल्यूम भी पता है, मोलैरिटी भी पता है और वॉल्यूम भी पता है, तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड कैसे निकालेंगे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी की वैल्यू है 10 की पावर -2, वॉल्यूम की वैल्यू है 10, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -1, बोलो है ना, 10 की पावर -1 मोल्स, 10 की पावर -1 मोल्स, ठीक है ना, 0.1 मोल, 0.1 मोल। तो मास निकाल लेंगे ना, मास कैसे निकालेंगे, मास ऑफ नाइट्रिक एसिड कैसे निकालेंगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई, 10 की पावर -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, मोलर मास से। इसकी मोलर मास की वैल्यू कितनी हो जाती है 63, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 6.3 ग्राम। ये बात समझ आ गई क्या, ये बात समझ आ गई क्या यहाँ, हाँ ये चीज समझ आ गया। तो अगले में समझना जरूरी है, अगले में थोड़ा सा अप्रोच डिफरेंट होगा, क्योंकि चलिए ठीक है पीएच दिया हुआ, पीएच H प्लस मिल जाएगा, लेकिन H प्लस का कंसंट्रेशन और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड विल नॉट रिमेन द सेम, है ना। बोलो बात समझ आ रही क्या, H प्लस तो C अल्फा दे रहा है, H प्लस तो C अल्फा दे रहा है, अब जब तक अल्फा नहीं निकाल पाऊंगा तब तक C नहीं निकाल पाऊंगा। बोलो बात समझ आ रही क्या, क्योंकि यहाँ तो 1 होता है ना, यहाँ तो 1 होता है ना, है ना। देखना अब यही काम यहाँ पर करने वाले, एक बार फोटो लेंगे, अगले सवाल पर चल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। फोटो लीजिए, हो गया, बताओ, चलिए आगे चलते हैं। हाँ अगले सवाल को समझना भी जरूरी है और साथ साथ हम इसको करेंगे भी, ठीक है। अगले सवाल में भी पीएच की वैल्यू तो चलिए 2 ही है, इतना पता चल गया कि पीएच का वैल्यू जो है वो 2 है और H प्लस जो आ रहा है वो 10 की पावर -2 आ रहा है। लेकिन यही H प्लस इस बार कहाँ से आ रहा है, एसिटिक एसिड से आ रहा है, और हमें पता है कि ये 100% डिसोसिएट तो नहीं होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है ना। तो ये एसिटेट आयन में थोड़ा बहुत टूटेगा और थोड़ा बहुत H प्लस में टूटेगा, इतनी बात समझ आ गई। मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है ये H प्लस की वैल्यू, हमें पता है इनिशियली ये C था, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर हो जाएगा C इंटू 1 माइनस अल्फा,
सी अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में लिखो तो, वरना इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के टर्म में भी लिखा था, याद है ना? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन माइनस एक्स बोल दो तो ये एक्स बन जाएगा, ये एक्स, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो कई जगह देखोगे किताबों में इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है, बात समझ रहे हो क्या? ठीक है ना? तो इससे कंफ्यूज होना नहीं, वो तो हमारा चॉइस होता है, हम चाहे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में लिखे, चाहे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के टर्म में लिख दें। एनीवेज चलिए हम डीओडी के टर्म में लिख लेते हैं, ठीक है ना? ये हो जाएगा सी इंटू 1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा सी अल्फा, और ये भी हो जाएगा सी अल्फा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई नो द वैल्यू ऑफ सी अल्फा, ठीक है ना? बट जब तक अल्फा नहीं मिलेगा तब तक सी नहीं मिलेगा। बोलो, जब तक अल्फा नहीं मिलेगा तब तक सी नहीं मिलेगा, ठीक है ना? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन H प्लस का कंसंट्रेशन जो है वो आया है 10 की पावर -2, और यही है सी अल्फा के बराबर, यही है सी अल्फा के बराबर, और मुझे यही सी निकालना है, लेकिन ये सी तब तक नहीं मिलेगा जब तक अल्फा ना मिल जाए। सो द चैलेंज इज हाउ टू कैलकुलेट अल्फा, और वही अल्फा निकालने के लिए के की वैल्यू का यूज करेंगे, सही है? तो सिंस वी नो दैट, ठीक है ना, के का जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। हाँ, अब अल्फा मुझे पता भी नहीं है कि आने वाला अल्फा 5% से कम आएगा कि नहीं आएगा, तो पूरे को लेके ही चलेंगे ना, अपने तरफ से भी पूरे लेके ही चलेंगे ना भाई, क्योंकि हमें पता नहीं कि आने वाला अल्फा कितना आ रहा है, आने वाला अल्फा कितना है। हाँ, लेकिन अप्रोक्सीमेशन वगैरह से तो पता चल ही जाता है। एनीवेज, अगर आपको याद हो तो इसी को मैंने ऐसे भी लिखवाया था, सी अल्फा इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, और ये सी अल्फा को हमने एच प्लस लिखा था, याद है? एच प्लस है ना, इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। अच्छा, यही अगर वीक बेस होता तो ये OH माइनस हो जाता, OH माइनस हो जाता, OH माइनस इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, है ना, वीक बेस में। एनीवे चलिए, तो के की वैल्यू कितनी दे रखी थी हमें, 10 की पावर -5, वो मानने को बोला है। एक्चुअली आप देखोगे ना, जब आप क्वेश्चंस करोगे, प्रीवियस ईयर्स करोगे, तो एसिटिक एसिड का एक्चुअल के होता है 1.8 इंटू 10 की पावर -5, एक्चुअल के वही होता है, ठीक है ना? पर सिंपलिसिटी के लिए और कैलकुलेशन आसानी से हो जाए इसलिए मैं आपको बता दूंगा, वो देख लेना, ठीक है ना? और वही फॉर्मिक एसिड का होता है 1.8 इंटू 10 की पावर -4। अंडरस्टूड है कि फॉर्मिक एसिड एक स्ट्रॉन्गर एसिड है एसिटिक एसिड के मुकाबले। एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड में ऑर्गेनिक का कंसेप्ट लगा लो तो फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्गर होगा कि नहीं होगा? जाहिर सी बात है, क्योंकि एसिटिक एसिड में प्लस आई इफेक्ट भी काम कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट भी काम कर रहा है, बोलो है कि नहीं? प्लस आई इफेक्ट तो काम कर रहा है ना, ठीक है ना? तो एसिटिक एसिड कम एसिडिक है, वीक एसिड है फॉर्मिक एसिड के आगे, तो इसीलिए फॉर्मिक एसिड का के ज्यादा रहा। भाई सीधी सी बात है, जिसका के ज्यादा वो उतना स्ट्रॉन्गर एसिड, मोर द वैल्यू ऑफ के मोर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड, बिकॉज मोर विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ बोथ द गिवन एसिड्स। एनीवेज चलो देखो, 10 की पावर -5 हो जाएगा। H प्लस की बात करें तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है अपने पास? H प्लस का कंसंट्रेशन है 10 की पावर -2, और ये हो जाएगा अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा, ठीक है? जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, तो 10 की पावर -3 हो जाएगा, 10 की पावर -3 इंटू 1 माइनस अल्फा। बोलो इतनी बात समझ आ रही है? 10 की पावर -3 इंटू 1 माइनस अल्फा, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब मुझे बताओ, ये वैल्यू देख करके तो समझ आ रहा है मुझे कि अगर मैं मान लीजिए ये नीचे अल्फा को नेग्लेक्ट कर देता, 1 के आगे से हटा देता, तो आने वाला अल्फा कितना रहता? 10 की पावर -3। अरे अगर ये अल्फा सामने से हटा देता, मैं हटा के चेक कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, कि अगर ये अल्फा को मैं 1 के आगे से हटा दूं तो आने वाला अल्फा 10 की पावर -3 आ रहा था, मतलब 0.001 आ रहा था, 0.001 आ रहा था। तो चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, कम आ ही रहा तो हटा ही देते, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम इसके आगे तो हटा देंगे। ये वैल्यू बता रही कि इसको हटाया जा सकता है, ठीक है ना? एनीवेज, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 की पावर -3 आ जाएगी, है ना? कितना परसेंट है? 0.1% है, 0.1% है, बोलो, है ना? 0.1% एसोसिएटेड है। बात समझ आ रही क्या? तो अब यहाँ से हमने क्या निकालना था? हमने निकालना था सी, पहले निकालना था, सी निकालना था, क्योंकि जब तक इसका कंसंट्रेशन नहीं पता चलेगा तब तक इस वॉल्यूम की मदद से हम इसके मोल्स, इसके मास नहीं निकाल पाएंगे। बोलो बात समझ आ रही है? इतनी बात समझ आ रही है? तो अल्फा मिल चुका है और H प्लस पता है। नाउ वी नो कि H प्लस का कंसंट्रेशन ही सी अल्फा होता है, H प्लस का कंसंट्रेशन ही सी अल्फा होता है, ठीक है ना? इन दोनों सवाल में अंतर प्लीज समझिएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सेम तरह का सवाल, वीक एसिड के साथ सेम तरह का सवाल जानबूझ के दिया मैंने, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो कि पहले अल्फा यहाँ निकालना पड़ेगा, ठीक है ना? अच्छा, H प्लस की वैल्यू कितनी थी अपने पास? 10 की पावर -2, और सी की वैल्यू कितनी है नहीं पता है। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर -3। तो क्या यहाँ से सी निकल के आ गया? सी कितना निकल के आ गया? 10। बोलो सी कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा ना? बोलो सी आ जाएगा 10 मोलर, ठीक है ना? सी आ जाएगा 10 मोलर। बात समझ आ रही क्या? सी आ जाएगा 10 मोलर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बोलो। और वैसे भी पता है जितना हाई कंसंट्रेशन रहेगा वीक एसिड का, उतना ही कम डिसोसिएटेड रहता है। देखो ना ये कितना आ रहा है? 0.1% डिसोसिएटेड आ रहा है, क्योंकि कंसंट्रेशन काफी हाई लिया ना हमने, 10 मोलर ले लिया। बोलो बात समझ आ रही है क्या? जल्दी बताओ, है कि नहीं? ठीक है, अब आपको सी मिल चुका है। अगर आपको सी मिल चुका है और आपको वॉल्यूम पता है, तो क्या आप इसका नंबर ऑफ मोल्स और मास निकाल लोगे? बोलो है ना? तो आइए चलिए, तो सीधे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड निकालते हैं, है ना? आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, वीक एसिड है ना ये, ठीक है ना? इसके लिए तो वैलिड है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड निकालेंगे तो कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है ना? कंसंट्रेशन 10 इंटू और वॉल्यूम कितना है? 10 लीटर। कितना हो गया ये? कितना हो गया ये? 100 क्या मोल्स, है ना? और मास निकालेंगे, अगर मास निकालेंगे तो 100 मोल को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास, मतलब 60 से,
तो 6000 ग्राम, ठीक है ना, मतलब 6 kg। बोलो इतनी बात समझ आ रही क्या? ये इतना वीक एसिड है कि इतना सारा अमाउंट डालेंगे ना जब 10 लीटर पानी में, तब इसका पीएच कितना आएगा? तब इसका पीएच आएगा 2। बात समझ आ रही क्या? वीक एसिड की खास बात यही है कि इसका डिग्री ऑफ एक तो बहुत कंसंट्रेटेड लिया आपने, बहुत कंसंट्रेटेड लिया तो अल्फा की वैल्यू कम है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक है ना, ये सी बहुत हाई है और अल्फा बहुत लो है ना। तो ओवरऑल H प्लस जो आ रहा है, देख ही रहे हो, ओवरऑल H प्लस जो आ रहा है, ठीक है ना, कितना आ रहा है? 10 की पावर -2 आ रहा है, पीएच 2 ला रहा है, तो ये काफी हाई आ रहा है ओवरऑल वैल्यू, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? ओवरऑल H प्लस बहुत हाई आ रहा है, इसलिए पीएच 2 आ जा रहा है। एनीवेज आप ये समझ चुके होंगे इस सवाल को, ठीक है ना? डेटा के अकॉर्डिंग तो यही आंसर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सबका यही आंसर होगा। ये 3 सवाल जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, एक बार इसको ट्राई कीजिए, फिर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। व्हाट शुड बी द कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड HX टू हैव 50% डिसोसिएशन, ठीक है ना। चलिए ये देख लेते हैं। 50% डिसोसिएशन बोला है तो आप इसका एक्सप्रेशन जो है वो, ठीक है ना, पूरा का पूरा लेके चलेंगे, ठीक है। तो सभी को पता है कि K का एक्सप्रेशन जो होगा वो हो जाएगा C∝² अपॉन 1 - अल्फा। ये बात तो सभी को समझ आती है, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या बोल रहा है कि कितना इनिशियल कंसंट्रेशन होना चाहिए वीक एसिड का कि इसका जो है परसेंटेज डिसोसिएशन 50% हो जाए, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं। K की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर -3, ठीक है। और C हमें पता लगाना है, परसेंटेज डिसोसिएशन कितना है? 50% मतलब 0.5 है ना, 0.5 का स्क्वायर, और ये भी कितना हो जाएगा? 1 - 0.5। बोलो बात समझ आ रही क्या? तो ये कितना हो जाएगा कि 10 की पावर -3 ही दैट विल बी इक्वल टू C इंटू ऊपर कितना बचेगा? 0.5 का स्क्वायर, बोलो, और नीचे कितना बचेगा? 0.5। बोलो ठीक है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ, ठीक है, बोलो ठीक है, ओके। तो 1.5 से 1.5 तो चला जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ, ठीक है ना, 1.5 से 0.5 तो चला जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक है। तो आप C की वैल्यू निकाल लें तो C की वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5, बोलो है ना, बोलो है ना, 2 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है ना। बात समझ आ रही क्या? बात समझ आ रही क्या? ठीक है ना। अच्छा अच्छा, अब एक चीज़ और देख लो, ठीक है ना, एक ये चीज़ आपको बता दिया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरी बात है ना, ये तो आसान सा सवाल था। नंबर 4, नंबर 5 एक सवाल हम करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताता हूँ आपको कि एक कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट ये है कि कंसेप्ट ये है हमारा, ठीक है ना, कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू निकालो जब K की वैल्यू और कंसंट्रेशन, वीक एसिड का कंसंट्रेशन दोनों सेम हो जाए, ठीक है ना। एक कंसेप्ट है, आप देख लीजिए कि व्हेन K वैल्यू ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, K लिख रहे तो वीक एसिड लिखेंगे हम लोग। व्हेन K वैल्यू ऑफ वीक एसिड इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है ना, तो C, तब आप देख लो DOD की वैल्यू कितनी होती है, DOD की वैल्यू कितनी होती है, जरा ध्यान से देख लो, ठीक है ना, सॉल्व करके देखो DOD की वैल्यू कितनी होगी जब K और C दोनों बराबर हो जाए, कितनी हो जाएगी? बोलो DOD की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.5, चेक कर सकते हो, ठीक है ना। K और C दोनों बराबर कर लोगे तो α² 1 - अल्फा के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ आ रही है क्या? α² कितना हो जाएगा? 1 - अल्फा के बराबर, ठीक है ना। बात समझ आ रही है? जल्दी बताओ। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.5, बोलो है कि नहीं? बोलो बोलो बोलो, आ जाएगी क्या? चेक करके देख लो एक बार, देख लेते हैं जरा, ठीक है। K ही C के बराबर है, ये दोनों बराबर ही, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? 1 = α² अपॉन 1 - अल्फा, ठीक है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं? α² = 1 - अल्फा, ठीक है। क्वाड्रेटिक बन गया, α² प्लस अल्फा -1 = 0। बोलो हो सकता है ना? बोलो हो सकता है ना? ठीक है। और अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है? यहाँ से सॉल्व किया इसको, आप इसको लिख सकते हो ना। अल्फा को कैसे लिख सकते हो? अल्फा कॉमन ले लो, 1, बोलो इसको कैसे लिख सकते हो? α² प्लस 2 अल्फा माइनस अल्फा -1 लिख सकते हैं ना इसको ऐसे, बोलो ठीक है। ये बोलो कुछ कॉमन निकला, कुछ फायदा हुआ? गलत हो गया। नहीं, चेक करो जरा एक बार अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, चेक करो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है। 0.5 बोलने वालों एक बार चेक करो, देखो बताओ जरा, चेक करके बताओ। के ऑफ वीक एसिड इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर है तो डीओडी की वैल्यू कितनी है? 0.6 आ रहा है क्या? यहाँ से इसको सॉल्व कर लो। अब रूट तो लगाना ही पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा।
है ना, बताओ बताओ, करना होगा ना डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व। कितना हो जाएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है ना, -4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, -1 प्लस माइनस √5/2 हो जाएगा, तो √5 - 1/2 हो जाएगा ना, √5 - 1/2 हो जाएगा, √5 - 1/2, ठीक है। √5 की वैल्यू कितनी होती है, 2.23 होती है, -1 कितना हो जाएगा, 1.23/2, 1.23/2, बोलो यही है ना, है ना, कितनी हो जा रही है ये वैल्यू, कितनी है, 123 का आधा कितना हो जाएगा, 0.615, ठीक है ना। हाँ 61.5% डिसोसिएटेड होता है, ठीक है ना, ऐसे केस में हर जगह। ये बात समझ आ गई, जल्दी बताओ पहले, ठीक है ना। इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया, थोड़ा ध्यान रखेंगे। एनीवेज एक बार फोटो ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फोटो ले लो एक बार, चलो नंबर 5 कर लेते हैं, ठीक है ना। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फॉर्मिक एसिड, जिसकी के वैल्यू इतने लेने को बोला है उसने, 2 × 10⁻⁴, एक्चुअल होता है 1.8 × 10⁻⁴, टू ऑब्टेन अ पीएच वैल्यू 3.7, ठीक है। देखना जरा ध्यान से, अमाउंट निकालना है, अमाउंट निकालना है, याद रखें अमाउंट तभी पता चलेगा जब इसका कंसंट्रेशन पता चल जाए। फॉर्मिक एसिड, वैसे ही अभी देखा था ऐसे सवालों को हमने, फॉर्मिक एसिड का एक्वस सोल्यूशन अगर लोगे तो फॉर्मिक एसिड डिसोसिएट कर जाएगा फॉर्मेट आयन में और H+ आयन दे देगा और H+ एक्वस आयन दे देगा। बोलो बात समझ आ रही क्या। तो कहने का मतलब हो गया, अगर ये C था तो ये हो जाएगा C × 1 - अल्फा, ये हो जाएगा C अल्फा, ये हो जाएगा C अल्फा, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ वाटर, नहीं ये वाला सवाल है, व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ फॉर्मिक एसिड। K पता है और pH पता है, अच्छा pH से मुझे H+ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो pH की वैल्यू कितनी है 3.7, तो इससे मुझे मिल जाएगा H+, H+ की वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर माइनस का 3.7। इसको सॉल्व करना मैंने सिखाया था, ठीक है ना, 10 की पावर -4 प्लस 0.3 लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 × 10 की पावर -4, बोलो ये बात समझ आ रही क्या, 2 × 10 की पावर -4, ये हो जाएगा H+ कंसंट्रेशन। कौन सा कंसंट्रेशन है ये, कौन सा कंसंट्रेशन है ये, H+ कंसंट्रेशन है, बात समझ आ रही क्या, H+ कंसंट्रेशन है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। याद रखिए H+ कंसंट्रेशन है, मतलब H+ किसके बराबर है, C × अल्फा है ना। अब जब तक अल्फा नहीं मिलेगा C नहीं मिलेगा, फिर से वही बात आ गई, मैंने बार बार बोला है ना कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में H+ मिल जाने से इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं मिलता, H+ मिल जाने से C अल्फा मिलता है, C अल्फा मिलता है, और अल्फा अभी निकालना पड़ेगा और इसके लिए K का यूज करना पड़ेगा, बताया था ना अभी पिछले सवाल में भी बताया था ना, बोलो है कि नहीं, है ना। अब यार अल्फा निकाल लो, पहले अल्फा निकाल लो, ठीक है ना। अल्फा निकालने के लिए आप K का एक्सप्रेशन लिख दोगे, C अल्फा × अल्फा अपॉन 1 - अल्फा। जान रहे हो क्यों लिखा है मैंने ऐसे, ऐसे इसलिए किया है ताकि H+ × 1 अल्फा अपॉन 1 - अल्फा आ जाए। बोलो है कि नहीं, बोलो है कि नहीं, बोलो है कि नहीं, ठीक है ना। K की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 × 10 की पावर -4, ठीक है। और H+ का कंसंट्रेशन कितना है, H+ का कंसंट्रेशन कितना है, 2 × 10 की पावर -4 ही है, बोलो है ना, है ना। एंड दिस विल बी × अल्फा अपॉन 1 - अल्फा। कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब ध्यान से देखो यहाँ पर, मतलब यहाँ पर K और H+ बराबर थे, इस वाले केस में क्या बराबर हो गया, K और H+, बोलो K और H+। अगर K और H+ बराबर हो जाए तो ऐसा भी सवाल आ सकता था ऑब्जेक्टिव में कि अगर K और H+ बराबर हैं तो वहां पर अल्फा की वैल्यू कितनी आती है, चेक करो यहाँ अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 - अल्फा = अल्फा, मतलब 2 अल्फा = 1, मतलब अल्फा = 0.5। बोलो बात समझ आ रही क्या। मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया, अभी क्या दिया था, अभी क्या सवाल दिया था कि अगर वीक एसिड का K और वीक एसिड का इनिशियल कंसंट्रेशन बराबर हो जाए तो 61.5% डिसोसिएटेड होगा, 0.615 आया था, बोलो है ना, 61.5% लगभग उतना आया था, ठीक है ना, 61% के आसपास। और वही अगर K और H+ बराबर हो जाए, वीक एसिड से आने वाला K और वीक एसिड से आने वाला H+, अगर ये दोनों बराबर हैं तो वो 50% डिसोसिएटेड होता है। ये कंसेप्ट समझ आ गया क्या, है ना। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, इनको हमेशा दिमाग में बिठाए रखना, ठीक है ना। तो इसका मतलब है 50% डिसोसिएटेड। लेकिन हमें ये काम थोड़ी करना है, हमें पता लगाना था, क्या पता लगाना है, कितना अमाउंट फॉर्मिक एसिड का होना चाहिए कि ये pH आ जाए। हमें अमाउंट निकालना है, हमें मास निकालना है, और अभी तक हमें क्या पता है, हमें पता है अल्फा और हमें पता है H+, अल्फा और H+ पता है, तो मुझे C मिल जाएगा, बोलो है कि नहीं, बोलो है कि नहीं, C मिल जाएगा। C निकालने का तरीका है H+ = C अल्फा होता है, और H+ की वैल्यू कितनी है 2 × 10 की पावर -4, 2 × 10 की पावर -4, ठीक है। C निकालना था और अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.5 है, 0.5 नीचे आ गया, 2 मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ गया 4 × 10 की पावर -4, बोलो 4 × 10 की पावर -4, बोलो यही है ना। तो C की वैल्यू, कंसंट्रेशन की वैल्यू 4 × 10 की पावर -4 मोल। ये क्या निकाला आपने, ये वीक एसिड का कंसंट्रेशन जितना रिक्वायर्ड था उतना आपने निकाल लिया है कि वीक एसिड का कंसंट्रेशन 4 × 10 की पावर -4 होना चाहिए था। कंसंट्रेशन पता है आपको, और वॉल्यूम पता होगा, नहीं दिया है क्या, नहीं दिया है। वॉल्यूम देगा तब तो, वॉल्यूम देना चाहिए। मान लो मैंने वॉल्यूम बोल दिया है, ठीक है ना, टेक वॉल्यूम,
तो एक वॉल्यूम इक्वल्स टू 10 लीटर, 10 लीटर के अंदर, ठीक है ना, 10 लीटर पानी में इसको उबाला गया था, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन पता है, तो यहाँ से आप लोग मोल्स निकाल लोगे, बोलो, है ना, मोल्स निकाल लोगे। मोल्स निकालने के बाद मास, मतलब इसके अंदर वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दो, इसके अंदर मोलर मास मल्टीप्लाई कर दो, तो सीधे मास मिल जाएगा। बोलो बोलो बोलो, सीधे मास मिल जाएगा, नहीं समझ आएगा, ठीक है ना। तो मास निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके कंसंट्रेशन के अंदर इसका वॉल्यूम लीटर में मल्टीप्लाई करके और इसका मोलर मास डाल दूंगा। फॉर्मिक एसिड का मोलर मास कितना होता है, बोलो, 44 तो 46 होता है, 46, बोलो है कि नहीं, बोलो ना, है ना। तो कंसंट्रेशन की वैल्यू है 4 × 10⁻⁴ और वॉल्यूम बोला है 10 लीटर लेने को, याद रखें लीटर में ही रखना पड़ेगा, इंटू 46 करना पड़ेगा। यहाँ से जितने भी ग्राम मिलीग्राम जो भी आ जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 0.184 184 मिलीग्राम जो भी है, ठीक है ना। कर लो भाई, सॉल्व कर लो, देख लो जो भी आ जाएगा यहाँ से आंसर। चलो अब देखते हैं, ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें क्या है कि आपके पास 2 पार्ट में सवाल दिए गए हैं, ठीक है ना, 2 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। एक तो सवाल ये है, देखिए सवाल को समझिए, आपके पास एक कंटेनर है, उसके अंदर 300 ml टोटल एसिटिक एसिड घोल करके रखा हुआ है, ठीक है ना, और एसिटिक एसिड का जो कंसंट्रेशन था वो है 0.1 मोलर, ठीक है। अब सवाल ये है कि कितने वॉल्यूम, यहाँ पर मास लिखा था मैंने करेक्ट किया, वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम पानी के इसमें डाल देने चाहिए थे कि अल्टीमेटली इसका जो पीएच है ना वो डबल हो जाए। अच्छा, पीएच डबल होने का मतलब हो गया कि जो भी पीएच अभी रहा होगा, ठीक है ना, मान लो ये एसिड है तो एसिड का भी पीएच मान लो 1 है, तो डबल करना मतलब पीएच बढ़ाना है। अच्छा, पीएच बढ़ेगा तो H+ घटेगा, है ना, और वीक एसिड से आने वाला H+ हमेशा ही C अल्फा होता है, नहीं H+ कितना होता है, C अल्फा। तो एक बात को समझ लो, एक कंसेप्ट को समझ लो तुम, ठीक है ना, कि अल्टीमेटली पीएच बढ़ाने के लिए H+ को घटाना था, H+ को क्या करना था, घटाना था। और वो भी कैसे घटा रहे हैं हम लोग, पानी डाल के, पानी घोल के। अब सबको पता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पानी डालने से तो अल्फा बढ़ता है, बोलो अल्फा बढ़ता है, बोलो है कि अल्फा बढ़ता है, और कंसंट्रेशन घटता है, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये वैल्यू घट जाए, उसके लिए कंसंट्रेशन में फॉल ज्यादा आया होगा और अल्फा में इंक्रीज स्लो रहा होगा। अरे ये बात समझ आ रही क्या। और ये चीज हम लोग जानते भी हैं, हमने जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी थी तब भी सीखा था, ठीक है ना, कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन के वक्त, ठीक है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का बढ़ना बहुत धीरे हो रहा होता है। बहुत इनफाइनाइटली डाइल्यूट करोगे, मतलब ये फैक्ट है कि अगर आपने 30 लीटर 40 लीटर 50 लीटर 60 लीटर 90 लीटर इतना पानी डाला ना, तब जाकर के अल्फा थोड़ा सा बढ़ता है, समझ रहे हो, नहीं समझ, थोड़ा सा बढ़ता है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन जो कंसंट्रेशन में डिक्रीज आता है ना वो बहुत ड्रास्टिक आता है। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि डाइल्यूशन पर किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो बहुत स्लो होता है, लेकिन जो फॉल ऑफ कंसंट्रेशन होता है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन वो बड़ा फास्ट होता है। देखेंगे ये चीज यहाँ पे भी दिख जाएगा, डेटा के थ्रू भी दिख जाएगा, ठीक है। जरा ध्यान से देखो, पीएच डबल करना है। सबसे पहली बात कि इनिशियल सिचुएशन में आप ध्यान से देखें तो इनिशियली हम पता तो लगा लेंगे ना कि अभी का पीएच कितना था, अभी का पीएच कैसे पता चलेगा, H+ से, ठीक है ना, H+ से। तो यहाँ H+ निकालना है मुझे, यहाँ पर क्या निकालना है, H+। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, K/C का रेशियो चेक कर लेता है ना। K/C का रेशियो चेक किया, वो कितना आ जाएगा, 10⁻⁵ बटे में 0.1, मतलब ये हो जाएगा 10⁻⁴, जो कि लेस देन 25 × 10⁻⁴ था, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया, ध्यान से समझना। इसका मतलब ये हो गया कि परसेंटेज डिसोसिएशन जो है अल्फा वो √10⁻⁴ था, है ना, बोलो √10⁻⁴ था, बोलो है ना, √10⁻⁴ था, मतलब 10⁻² था, मतलब 1% डिसोसिएटेड था। कितना परसेंट डिसोसिएटेड था पहले, इनिशियली इसके अंदर 1% डिसोसिएटेड है, इनिशियली ये 1% डिसोसिएटेड है। ये बात समझ आ गई, जल्दी बताओ, ये 1% डिसोसिएटेड है, ठीक है ना, 1% इनिशियली डिसोसिएटेड है। अब क्या है कि वो अगर 1% डिसोसिएटेड है तो H+ हम निकाल लेंगे, वो C अल्फा से निकाल लेंगे जी, C अल्फा से। C की वैल्यू कितनी थी, 0.1, ठीक है ना, और अल्फा की वैल्यू कितनी थी, 10⁻², ये 10⁻³ था। अब ये बात समझना जरा, इनिशियली हालत ये है कि इनिशियली H+ का कंसंट्रेशन इतना था, मतलब कि पीएच का जो वैल्यू था इनिशियली 3 था, बोलो पीएच का वैल्यू इनिशियली 3, पीएच इनिशियली 3। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ पानी मिलाया गया और पीएच डबल किया गया, है ना, तो फाइनल पीएच जो है 6 हो जाएगा, फाइनल पीएच जो है इसका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फाइनल पीएच 6 है, देयरफॉर फाइनल H+ जो रहा होगा वो 10⁻⁶ आना चाहिए, बोलो है ना, ये तो इनिशियल H+ है और ये तो इनिशियल पीएच है, बोलो बात समझ आ रही है। फाइनल पीएच जो है और फाइनल H+ जो है वो हम जान ले 10⁻⁶ हो जाना चाहिए, ठीक है। फाइनल H+ सर ने पता लगा लिया है, ठीक है ना। तो अब हमें इसी के थ्रू पता लगाना है कि कितना पानी डालना था, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर वॉल्यूम कितनी थी, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर आपको H+ पता है, आपको इनिशियल कंसंट्रेशन भी पता है। यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन तो पता है ना, बताओ इनिशियल कंसंट्रेशन एसिड का कितना था, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कितना था, है ना, मतलब C1 आपको पता है वो है 0.1। इनिशियल वॉल्यूम भी पता है आपको, बोलो
इनिशियल वॉल्यूम भी पता है, वो कितना है 300 ml, 300 ml। ये V1 पता है आपको, V1 पता है आपको 300 ml, ठीक है। बात समझ आ रही तो बताना, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है कि फाइनली कितना कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, मतलब कितना कंसंट्रेशन ऑफ एसिड हो गया होगा 300 ml मिलाने के बाद, ये तो पता लगाना है ना हमें, ये तो पता लगाना है ना हमें, ठीक है ना। तो फाइनल देखो, अब आपको पता है कि भले ये वीक एसिड के अंदर पानी डाला गया, लेकिन पानी वानी डालने से के थोड़ी बदल जाएगा, के थोड़ी बदल जाएगा, अभी भी के तो वही है। तो हम दोबारा से यहाँ पर के लगा कर सी निकाल लेंगे, जो अब तक करते आ रहे थे, जो अब तक करते आ रहे थे। बोलो वीक एसिड का कंसंट्रेशन निकालने के लिए, भाई वीक एसिड का कंसंट्रेशन निकालने के लिए ये एक्सप्रेशन लगा रहे थे कि नहीं लगा रहे थे हम, H प्लस इंटू अल्फा, अल्फा बदल गया यहाँ पर, अल्फा बदल गया यहाँ पर, अल्फा डैश हो गया 1 माइनस अल्फा। बोलो है ना, क्या कर लेंगे इससे, हम क्या निकाल पाएंगे यहाँ पर, पहले निकाल लेंगे अल्फा डैश। बोलो यहाँ पर अल्फा बदल गया होगा ना, जल्दी बताओ। और फिर हमें कंसंट्रेशन पता चल जाएगा ना यहाँ पर, इसका कंसंट्रेशन कितना हो गया है फाइनल, ये तो पता चल जाएगा ना यहाँ पर। जब H प्लस इतना हो गया तो कितना कंसंट्रेशन, ये तो पता लगा लेंगे ना। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। K की वैल्यू कितनी थी अपने पास, 10 की पावर माइनस 5। H प्लस कितना है अभी, 10 की पावर माइनस 6। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, अल्फा डैश। अब जो अल्फा हो चुका है वो निकाल लिया हमने, ठीक है ना। हाँ 10 की पावर ये कितना हो जाएगा, 10 ही आ जाएगी, अल्फा डैश अपॉन 1 माइनस अल्फा डैश। बोलो ये बात समझ आ गई कि ये 10 हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा तो अब यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, अल्फा डैश की वैल्यू निकाल ली। अल्फा डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखना जरा, ये हो गया हाँ 10 अल्फा डैश, है ना। ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 10 अल्फा डैश इज इक्वल टू अल्फा डैश। तो ये हो जाएगा 11 अल्फा डैश इज इक्वल टू 10। सो अल्फा डैश की वैल्यू हो जाएगी 10 अपॉन 11। ये बात समझ आ गई तो बताओ पहले, ठीक है। मुझे एक बात बताओ यार, जब H प्लस ही बदल गया है तो अल्फा भी तो बदल गया होगा, क्योंकि H प्लस भी बदल। देखो यार, जब आपका pH डबल हुआ तो H प्लस कम हो गया, H प्लस की वैल्यू हो गई 10 की पावर माइनस 6। और H प्लस हमेशा ही कितना होता है, C इंटू अल्फा होता है ना। और ये pH कब आया था, पानी डाल के। तो पानी डाला गया है तो H प्लस बदला है, तो C भी बदला होगा और अल्फा भी बदला होगा। अल्फा तो पता लगा लिया मैंने, अल्फा तो पता लगा लिया कि पानी डालने के बाद उसके अंदर, है ना, कितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू हो गई। चेक कर लो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी हो गई है, इसकी वैल्यू कितनी है, 10/11 की वैल्यू कितनी होती है, 0.909, ठीक है ना। मतलब लगभग 90% डिसोसिएट हो गया। ये बात समझ आ गई, जल्दी बताओ, है ना, कितना डिसोसिएट हो गया है, 90% लगभग डिसोसिएट हो गया है, समझ रहे हो ना। और पहले कितना डिसोसिएटेड था, पहले कितना डिसोसिएटेड था। अब इस डेटा को भी ऑब्जर्व करना कि 1% से 90% डिसोसिएट कराने के लिए कितना पानी खर्च हुआ है, ये भी देख लेना जरा, देख लेना वॉल्यूम कितना है। तो आपने अभी तक क्या निकाल लिया, अल्फा निकाल लिया है। तो अब हम क्या निकालेंगे कि कंसंट्रेशन अब कितना हो गया होगा वीक एसिड का। अब वीक एसिड का कंसंट्रेशन कितना हो गया ये तो निकाल सकते हैं ना, फाइनल कंसंट्रेशन। अरे भाई जब H प्लस इतना हो गया है तो अल्फा इतना हो गया है, तो C कितना हो गया पता लगा लेंगे ना। तो H प्लस अब जो रहा होगा वो कितना होगा, C डैश अल्फा डैश। बोलो C डैश अल्फा डैश। H प्लस यहाँ पर कितना है, इस केस में कितना है, 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 6, ठीक है ना। C डैश निकालना है और अल्फा डैश की वैल्यू कितनी है, 10/11। बोलो है ना। तो यहाँ से आपका C डैश मिल गया कि अब कंसंट्रेशन कितनी हो गई, ये कितना हो जाएगा बताना, 11 इंटू 10 की पावर माइनस 7, है ना, 11 इंटू 10 की पावर माइनस 7। बोलो ये बात समझ आ रही है क्या, ये कंसंट्रेशन, ठीक है ना। हाँ लेकिन हमसे ये थोड़ी पूछा गया, हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे क्या पूछा गया, कितना पानी मिलाया गया था। तो अब मुझे पता है कि इनिशियली कंसंट्रेशन इतना था, इनिशियली वॉल्यूम इतना था, फाइनली कंसंट्रेशन को इतना करना है। बोलो ये कंसंट्रेशन और ये कंसंट्रेशन ऑब्जर्व करो, ये बहुत कम हुआ है ना। बोलो ये बहुत कम हुआ है ना, ये 0.1 था और ये कितना हो गया है, ये लगभग 10 की पावर माइनस 6 ही है अभी भी, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 7, 10 की पावर माइनस 6 ही है लगभग। बोलो है कि नहीं, देखो ना ध्यान से। अरे भाई जब ऑलमोस्ट 90% डिसोसिएटेड है, ऑलमोस्ट 90% डिसोसिएटेड है, तो ये लगभग समझ लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह तो हो गया। और अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह हो गया तो देखो इसका H प्लस का कंसंट्रेशन, इसका H प्लस का कंसंट्रेशन और एसिड का कंसंट्रेशन लगभग सेम ही तो है। अरे भाई ये 11 इंटू 10 की पावर माइनस 7 है, मतलब ये अगर 11 इंटू 10 की पावर माइनस 7 है तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 7 लिख दोगे तो ये 10 की पावर माइनस 6 ही है ना। अरे ये कॉमन सेंस की तो बात है, मैं तुम्हें ऑब्जर्व करना सिखा रहा हूँ कि अगर वीक एसिड 90% डिसोसिएटेड है तो मान लो उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाली प्रॉपर्टी आ गई है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाली प्रॉपर्टी से क्या कहते हैं हम कि जितना इनिशियल कंसंट्रेशन एसिड का होगा उतना ही H प्लस का होगा। देख लो लगभग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब खैर 90% पे ही दिख रहा है, ठीक है। एनीवेज मैं इतना नहीं बताना चाह रहा हूँ, फिर भी आपको समझ आ रहा नहीं यार, उससे मतलब नहीं है। ये देखो C1 ये है, V1 ये है, ठीक है, C2 ये है, फाइनल कंसंट्रेशन ये है। तो अब वॉल्यूम कितना लगा होगा ये तो पता लगा लेंगे, फाइनल वॉल्यूम निकाल लेंगे ना। बोलो फाइनल वॉल्यूम निकाल लेंगे ना।
इतनी बात समझ आ गई? एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। इनिशियल कंसंट्रेशन पता था आपको, ठीक है ना, इनिशियल वॉल्यूम पता था आपको, ठीक है। यहाँ पर आपने इनिशियली कितना H+ है वो पता लगाया, आपने पाया कि इनिशियली H+ है 10⁻³ मोलर, 10⁻³ मोलर, ठीक है ना, 10⁻³ मोलर, और pH आया था 3। अब उसने बोला कि कितना पानी डाला गया कि pH डबल हो गया। pH डबल हो जाने के बाद pH 6 हो जाना, और pH जब 6 हो जाएगा तो H+ हो जाएगा 10⁻6। पानी डालने के बाद pH 6 हुआ और H+ 10⁻6 हुआ। अब पानी डालने के बाद अल्फा बदल गया होगा, पानी डालने के बाद अल्फा बदल गया होगा, तो मैंने पता लगा लिया कि अल्फा कितना हो गया यूजिंग द सेम एक्सप्रेशन K = H+ into न्यू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यहाँ से हमने निकाल लिया नया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पानी डालने के बाद। पानी डालने के बाद हमने देखा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत बढ़ गया है, वो 0.909 आ गया है। पहले 1% टूट रहा था, अब लगभग 90% टूट रहा है, 91% टूट रहा है, इनफैक्ट 90.9 91% टूट रहा है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अच्छा, अब आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल चुके हैं, तो जाहिर सी बात है इसका कंसंट्रेशन भी बदल गया होगा। हमने जितने भी अब तक पहले के सवाल किए हैं उसमें यही देखा है कि अल्फा मिल जाएगा तभी वीक एसिड का कंसंट्रेशन मिलेगा। तो यहाँ पर जो आपका वीक एसिड का कंसंट्रेशन रहा है या जो H+ का कंसंट्रेशन रहा है वो हमने, ठीक है ना, H+ का कंसंट्रेशन पता है, उस वीक एसिड का कंसंट्रेशन निकालने के लिए H+ = C' अल्फा' लिख दिया है ना, और यहाँ से हमने निकाल लिया C। अब देख रहे हैं वॉल्यूम कितना है, तो डाइल्यूशन फॉर्मूला लगाएंगे। एक बार फोटो ले लो, एक बार फोटो ले लो, डाइल्यूशन फॉर्मूला लगा रहे, देखो। हाँ, तो यूजिंग डाइल्यूशन फॉर्मूला, यूजिंग डाइल्यूशन फॉर्मूला, यूजिंग डाइल्यूशन फॉर्मूला, ठीक है ना। ओके, डाइल्यूशन फॉर्मूला अगर हम लोग लगा दें तो वो क्या होता है, C1V1 = C2V2, है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे C'V', ठीक है ना, ये लिख देंगे भाई, ये लिख देंगे। तो C1 कितना है अपना, ठीक है, वो है 0.1, और वॉल्यूम कितना था 300 ml। फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो गया, फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो गया 11 × 10⁻⁷। तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया होगा सोल्यूशन का ये निकाल लेंगे। तो V' निकाला मैंने, V' की वैल्यू है, ये हो गया ऊपर 30, है ना, 30/11 × 10⁻⁷। जरा ध्यान से देखना, ठीक है ना, 30 × 11, हाँ 11 और 30 कितना हो जाएगा, 11 × 3 = 33, नियरली देख लो, नियरली लिख रहा हूँ मैं, 2.7, चलो जी 2.7, ठीक है ना, × 10⁷ लीटर्स। इतनी बात समझ आ रही है, जल्दी बताओ, ये बात समझ आ रही? अच्छा, ये ml है, हाँ सॉरी ml है, ml को लीटर में बदलना है, ml को लीटर में बदलना है, क्या कर देंगे 2.7 × 10⁴ लीटर, ठीक है ना। बोलो 27,000 लीटर। अब समझो, जो ये केमिस्ट्री में तुम लोग मजाक समझते हो, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बोलते थे कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एक वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, बोलते थे ना ये बात, ठीक है ना, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जितना मैक्सिमम वो डिसोसिएट होना चाहिए था वो हो चुका होता है, मतलब अल्फा की वैल्यू नियरली 1 हो जाती है। अभी देख लो, अभी इनफाइनाइट डाइल्यूशन हुआ भी नहीं है, अल्फा तो बस 91% है, तब भी कितना पानी चाहिए था, बोलो पानी कितना चाहिए था? नहीं, ये तो फाइनल, अरे ये फाइनल वॉल्यूम है, ये फाइनल वॉल्यूम है। पानी का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। बोलो गधो, ये नहीं पता है क्या? हाँ 300 ml तो इसका सोल्यूशन का वॉल्यूम था और फाइनल सोल्यूशन का वॉल्यूम इतना है, तो ये कितना हो जाएगा, फाइनल कितना हो गया 27,000 माइनस कितना 300 ml 0.3। ज्यादा फर्क तो नहीं है ना, हटा ही दो ना, बात तो वही है ना, बोलो है कि नहीं, ज्यादा फर्क थोड़ी है। 27,000 लीटर में 0.3 लीटर हटा रहे, कोई औकात है क्या इसकी, ठीक है ना। तो पानी का जो वॉल्यूम चाहिए था नियरली 27,000 लीटर चाहिए था, बोलो है ना। तो सोच लो इनफाइनाइट डाइल्यूशन करने के लिए, इसी से अंदाजा लगा लो, सारा इतना पानी डाला, इतना सारा पानी डाला, तब जाकर के अल्फा 90% गया है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए पता नहीं कितना पानी चाहिए होगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? बताओ, बात समझ आ रही है क्या? ठीक है ना। तो ये सवाल सबको समझ आ गया क्या? ये बात समझ आ गई क्या सबको? ठीक है ना। इसीलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो आपको याद हो, अल्फा वर्सेस रूट सी का ग्राफ हमने बनाया था, है ना, कहां पर, अल्फा वर्सेस रूट सी का ग्राफ बनाया था। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन, हाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अल्फा वर्सेस रूट सी का ग्राफ नहीं बनाया था वहां पर, ठीक है ना, आपको भी बताया था अल्फा वर्सेस रूट सी का ग्राफ, ठीक है ना। तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्योंकि जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटेगा वैसे वैसे अल्फा बढ़ेगा, और अल्फा है ना, तो इसका ग्राफ कैसा आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है ना। बोलो समझ रहे हो क्या? ठीक है ना। अचानक से इंक्रीज आता है, ठीक है ना, कंसंट्रेशन जैसे ही अचानक से कम होता है अल्फा बढ़ जाता है, ठीक है ना। इसका कोई इक्वेशन नहीं है, जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डाइल्यूशन का रिलेशन तो है ही ना, समझ रहे हो क्या, है ना। आपको याद होगा तो उसके कंडक्टेंस का, है ना, मोलर कंडक्टेंस का हम लोग रिलेशन देखे होते हैं, लैम्डा m इक्वल्स टू लैम्डा m नॉट a रूट c माइनस a रूट c, है ना। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाया था, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाया था, ठीक है, लैम्डा का ग्राफ बनाया था। तो खैर ये सब चीजें अगर याद है तो ठीक है।
ये बात समझ आ गई क्या? अब इसमें क्या बोल रहा है कि पीएच डबल करने के लिए देख लो कितना पानी लग गया भाई, ठीक है ना, कितना पानी लग गया। अब बोल रहा है डीओडी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसका डबल करने के लिए कितना खर्च करना होगा, पानी कितना खर्च करना होगा, ये सवाल है भाई, ये सवाल है। तो देख लेते हैं ना, इनिशियल अल्फा कितना था, सबने देखा था, इनिशियल अल्फा कितना था, अल्फा 1%, अल्फा 1 लिख देता हूँ या अल्फा आई लिख देता हूँ इनिशियल। तो ये कितना था आपका, √k/c ही था, √k/c था, 10 की पावर -2 था, है ना, 10 की पावर -2 था, बोलो है ना। तो इसका मतलब हो गया कि परसेंटेज डिसोसिएशन 1% था, ठीक है। अब आपको निकालना है अल्फा फाइनल, अल्फा फाइनल पानी डालने के बाद बोला है कि अल्फा फाइनल जो है इनिशियल का डबल हो गया, 2 × अल्फा आई हो गया। बोलो, सवाल में यही गिवन है ना, सवाल में यही गिवन है ना, जल्दी बोलो, ठीक है ना, सवाल में यही गिवन है। अच्छा, यहाँ पर वॉल्यूम कितना था ये पता है हमें, 300 ml, कंसंट्रेशन कितना था 0.1 मोलर, ये पता था हमें, ठीक है ना। अब मुझे पता करना है कितना पानी डाला जाए कि अल्फा डबल हो जाए, मतलब हमें यहाँ का अल्फा पता है इस बार, यहाँ का अल्फा कितना है 2 × 0.1 बोले तो 0.2, बोलो 2% डिसोसिएटेड है, बोलो है कि नहीं, 2% डिसोसिएटेड है। अब मुझे अल्फा फाइनल पता है, अब मुझे किसी तरीके से यहाँ का सी निकालना है, आई नीड टू कैलकुलेट सी ना। एक बार ये फाइनल कंसंट्रेशन पता चल जाएगा ना, तो फिर C1V1 = C2V2 लगा लेंगे, बोलो है कि नहीं। तो यहाँ का फाइनल कंसंट्रेशन निकालना है। अब सोचो, दिमाग लगाओ कि कैसे मिलेगा, ये कहानी मुझे कैसे पता चलेगी, ठीक है ना, क्योंकि मुझे V2 निकालना है, लेकिन V2 निकालने के लिए पहले C2 पता होना चाहिए। अब ये दोनों अननोन है, क्या हमारे पास कोई जुगाड़ है जिससे ये काम हो जाएगा? तो हाँ, जुगाड़ है, जुगाड़ ये है, हाँ जुगाड़ है कि यहाँ पर सर आप Ka लिखिएगा ना, तो वो लिखेगा यही C∝² अल्फा, यहाँ के लिए तो ये लिखेगा, है ना, है ना। अच्छा, यहाँ पर जो है आपका C∝i लिख देते हैं, समझ जाओगे, अल्फा आई, ठीक है ना। यहाँ पर भी K तो नहीं बदलेगा ना सर, K तो नहीं बदलेगा ना, एसिड वही है, ठीक है ना, टेम्परेचर वही है, ठीक है ना। तो C जो है ये बदल गया होगा, C' हो गया होगा, बोलो है ना, यहाँ पर C बोल देते हैं और यहाँ C' बोल देते हैं फाइनल कंसंट्रेशन को, ठीक है ना। अच्छा जी, पानी डाला गया तो कंसंट्रेशन भी घटा ही होगा, पहले वही निकालना चाह रहे होंगे, C' × अल्फा फाइनल का स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा फाइनल, बोलो बात समझ आ रही है। अच्छा, ध्यान से देखो, अभी इसका परसेंटेज डिसोसिएशन कितना है, 1%। पानी डाल रहे हो तो अल्फा तो और घट ही गया होगा ना। अच्छा नहीं, 2% है, चलो 2% है, हाँ सॉरी, कितना अल्फा कितना है यहाँ पर 0.01 है, ये गलत लिखवाया तुम लोगों ने, ये कितना है यहाँ पर 0.02 है, ये तो है 0.02 और यहाँ पर ये कितना है 0.01 है, नहीं 0.0, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो कहने का मतलब ये है कि भाई यहाँ 1% डिसोसिएट, यहाँ 2% डिसोसिएट, और हमने अपनी थ्योरी क्या बनी है 5% तक, 5% तक एक के आगे से हटा ही देंगे, हटा ही देंगे, तो इसको भी हटा ही दो यहाँ से, इसको भी हटा ही दो यहाँ से, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या हो गया, K = C∝i², और यहाँ क्या हो जाएगा K = C'∝f², बोलो है कि नहीं। अब दोनों K ही हैं, तो क्या हम दोनों को इक्वेट ही कर सकते हैं, दोनों को इक्वेट ही कर सकते हैं, बोलो है कि नहीं। तो अगर मैं इक्वेट कर दूं, इक्वेटिंग बोथ साइड्स, तो C∝ इनिशियल का स्क्वायर विल बी इक्वल टू C'∝ फाइनल का स्क्वायर, बोलो है ना। अच्छा, अल्फा इनिशियल अल्फा फाइनल दोनों पता है मुझे, तो इससे C' निकलेगा, C' निकालने के लिए क्या करा मैंने, C × अल्फा i अपॉन अल्फा f का होल स्क्वायर, बोलो है ना, बोलो बोलो बोलो, C' निकाल लिया ना इससे, अरे जल्दी बताओ रे, ठीक है ना। C की वैल्यू कितनी थी 0.1, और अल्फा 1 और अल्फा f कितना हो जाएगा, ये कितना है 0.01, और ये कितना है 0.02, अल्फा 1 कट गया, बोलो 1/2 हो गया, C/4 हो जाएगा, है ना। अरे मतलब 0.1/4 ही तो हो गया, बोलो बोलो 0.1/4 ही हो गया ना, ठीक है ना। अल्फा 1/40 मोलर हो गया ना, ये बात बताओ, ठीक है क्या। अल्फा फाइनल को 2α1 लिख सकते हैं ना, 2α इनिशियल, हाँ तो वही तो किया गया, इसीलिए तो आ गया वो, ठीक है ना 1/40, ठीक है। ये बताओ, ठीक है, बात समझ आ रही क्या। तो ये 1/40 आ गया। अब आपको यहाँ से क्या लगा देना है, डाइल्यूशन फॉर्मूला लगा देना है, डाइल्यूशन फॉर्मूला। तो यूजिंग डाइल्यूशन फॉर्मूला आप वॉल्यूम निकाल लोगे। देखो भाई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डबल करने के लिए, जस्ट 1% बढ़ाने के लिए, तुम देखो ना शुरुआत में 1% डिसोसिएटेड है, डबल किया तो सिर्फ 2% डिसोसिएट किया, समझ लो। इसके लिए कितना पानी लगता है ये चेक कर लो, ठीक है ना। तो इनिशियली कितना था 0.1 और वॉल्यूम कितना था 300, ठीक है ना। फाइनल कितना हो गया 1/40, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया फाइनल, वो निकाल लेंगे। ये VF क्या देगा, वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देगा, बोलो ये 30 × 40 1200 हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। 1200 ml क्या है ये, 1200 ml क्या है ये, फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, पानी का वॉल्यूम थोड़ी है ना। तो पानी का वॉल्यूम कितना हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, 1200 - 300 900 ml, कुछ समझ आ रहा है क्या, है ना। 900 ml लग गया, 1 लीटर लगा है सिर्फ 1% से 2% ले जाने में,
सिर्फ 1% से 2%। और तुम ये भी सोचो ना यार, जब ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा है तो ये बात समझो ना कि शुरुआत में ना 1 से 2% करने में जितना पानी लगा है, इससे कहीं और ज्यादा पानी चाहिए होगा 2 से 3 जाने में, ठीक है ना, 3 से 4 जाने में और कहीं ज्यादा पानी चाहिए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ठीक है ना, ये चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो खुद भी डेटा डाल करके, ठीक है ना। कॉपी करो जल्दी से। चलिए आइए देखने जा रहे हैं हम लोग पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का मिक्सचर है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का मिक्सचर है ना। इस तरह के भी सवाल आपको दिख जाएंगे। जैसे मान लो हमने HCl ले लिया है और साथ में एसिटिक एसिड ले लिया, HCl और एसिटिक एसिड ले लिया, ठीक है। सब लोग ध्यान से देखेंगे, इसका कंसंट्रेशन C1 मोलर है और इसका कंसंट्रेशन मान लो C2 मोलर है, ठीक है ना, C2 मोलर है। अब वीक एसिड का तो Ka भी दिया होगा, Ka भी दिया होगा, इसका Ka हम लोग जान ही रहे कितना होता है, ठीक है ना, एग्जैक्ट होता है 1.8 इंटू 10⁵ एग्जैक्ट तो ये होता है। ये डेटा याद ही रखना, ठीक है ना, प्रीवियस क्वेश्चंस में ये सब भी दिख जाता है, ठीक है ना, 1.8 इंटू 10⁵ और इसका जब pKa निकालोगे ना 4.74 आएगा, 4.74 4.75 आएगा। ये भी याद ही रखने वाली बात है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा ना हेल्प मिल जाती है, खास करके जब आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस या बफर की तरफ जाते हो, बहुत हेल्प मिल जाता है। मैं लिख ही देता हूँ, इसकी pKa वैल्यू हो जाएगी 4.75 के आसपास, ठीक है ना, 4.75 4.74 से 9 ऐसे ही कुछ, ठीक है ना। ओके देखो ध्यान से, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मिक्सचर कॉमन आयन इफेक्ट तो लगेगा ही, सबने पढ़ा है कि कॉमन आयन इफेक्ट लगता है वीक इलेक्ट्रोलाइट पर। किस पर लगता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट पर। वीक इलेक्ट्रोलाइट पर अगर कोई भी आयन कॉमन हो जाए तो उस पर कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड चली जाती है। बैकवर्ड जाएगी तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और कम हो जाएगा, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है कि आपके पास HCl है, HCl के एक्वस सॉल्यूशन को अगर हम देखें तो वो 100% डिसोसिएटेड होगा H प्लस एक्वस में और Cl माइनस एक्वस में 100% डिसोसिएटेड होगा। तो इसका मतलब है कि अगर इसका C1 था तो ये खत्म हो चुका होगा, ये भी C1 रहा होगा, ये भी C1 रहा होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन की, तो इसने इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश किया था इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश, ठीक है ना। और इस पर लग गया कॉमन आयन इफेक्ट, इस पर लग गया कॉमन आयन इफेक्ट, बोलो है ना। कॉमन आयन इफेक्ट लग जाने की वजह से ये इक्विलिब्रियम किधर जा रही होगी? बैकवर्ड जा रही होगी। बोलो बात समझ आ रही क्या? अगर ये बैकवर्ड चली जाएगी इक्विलिब्रियम तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले से और भी कम हो चुका होगा, ये भी हम लोग जान रहे हैं। एनीवेज, तो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना लिया गया? C2 मोलर लिया गया। तो इक्विलिब्रियम पे ये होगा C2 × 1 - अल्फा, ये हो जाएगा C2 अल्फा और ये C2 अल्फा। अच्छा, यहाँ जो अल्फा है ना, यहाँ जो अल्फा है ना, ये उस अल्फा से कम है। किस अल्फा से कम है? जब ये एसिटिक एसिड अकेले पड़ा होता, ये एसिटिक एसिड अकेले पड़ा होता तो फिर भी अच्छा खासा डिसोसिएट हो जाता, क्योंकि इसको रोकने वाला कोई फैक्टर नहीं है। लेकिन अब जहां पर ये रखा हुआ है उसी में आपने HCl भी मिला दिया, उसी में आपने HCl भी मिला। HCl ने एक कॉमन आयन प्रोड्यूस कर दिया। कौन सा कॉमन आयन प्रोड्यूस कर दिया? H प्लस आयन प्रोड्यूस कर दिया, H प्लस आयन प्रोड्यूस कर दिया। तो ये कॉमन हो जाने की वजह से इसके इक्विलिब्रियम को ये बैकवर्ड फोर्स करेगा। ली शटीलर प्रिंसिपल यही बोलता है कि प्रोडक्ट की तरफ कुछ बढ़ा दो तो ये बैकवर्ड चले जाएगा, बैकवर्ड चला जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अब ये जो अल्फा आ रहा है ना, उस अल्फा से कम आएगा, उस अल्फा से तो कम आएगा। जैसे आपको याद हो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बार बार जो किया हमने कि 0.1 मोलर एसिटिक एसिड लिया था जिसका Ka 10⁻⁵ है, तो वहां पर अल्फा 1% आया था। अल्फा 1%, लास्ट ही क्वेश्चन था, अल्फा 1% आया था, है ना। तो कहने का मतलब है अगर मैं 0.1 मोलर एसिटिक एसिड दे देता हूं तुमको और ये देता हूं तो 1%, 1% जब अकेले था तब है। अब जब है कि इसके अंदर HCl मिला दिया तो ये 1% से भी कम हो गया होगा, 1% से भी कम हो गया होगा। बोलो है कि नहीं? अरे बोलो है कि नहीं, है ना। अच्छा, तो अगर मैं इस पूरे सोल्यूशन में H प्लस की बात करूं, H प्लस इन द सोल्यूशन, तो आप बोलोगे दोनों की वजह से आ रहा है। सर H प्लस आ रहा है HCl से भी और H प्लस कुछ आ रहा है एसिटिक एसिड। और हाँ सर, आपने ये जरूर बोला कि इस पर कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा और इक्विलिब्रियम बैकवर्ड चला जाएगा, तो ये वैल्यू ओवरऑल तो और कम ही हो जाएगी ना, ये वैल्यू तो ओवरऑल कम ही हो जाएगी ना। बोलो है कि नहीं? तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा C1 प्लस C2 अल्फा। बोलो ये वैल्यू है ना। अब अगर मैं K का एक्सप्रेशन लिखूं तो K का एक्सप्रेशन अगर हम इसके लिए लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? H प्लस इंटू अल्फा। चलो खैर, इसको हम कैसे लिख देंगे बताओ जरा? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, ऐसे ही तो लिखेंगे ना। याद रखना, अब यहाँ पर वो एक्सप्रेशन तुम्हारा नहीं काम करेगा। C⁴/1 - 10 बार बोला था मैंने कि वो एक्सप्रेशन वैलिड ही है जब सिंगल इलेक्ट्रोलाइट होता है। जब एक भी आयन कॉमन हो जाएगा तो इस इनिशियल एक्सप्रेशन से जाया करो हमेशा हमेशा, ठीक है ना। अब यहाँ जो टोटल H प्लस है वो कितना है? आपने बोला C1 प्लस C2 अल्फा, है ना। और ये कितना है आपके पास? ये है आपका C2 अल्फा। बोलो C2 अल्फा होल डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड जो कि है C2 × 1 - अल्फा। बोलो C2 × 1 - अल्फा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, देयर आर सम अजम्पशंस, ठीक है ना, जो कि फैक्ट भी है। अजम्पशन क्या है? एक्चुअली आपको ज्यादातर 90% सवालों में यही देखने को मिलेगा। मैंने कह दिया 90% सवालों में
ठीक है ना, जो आप नीट पढ़ रहे हो, जो जेईई मेंस पढ़ रहे हो, वहां पर यही अजम्पशन है। क्या है कि पहली बात कि नो डाउट ये 100% टूट के आ रहा है और ये जो है 1% से भी कम टूटा है, ठीक है ना। तो ये जो H+ का कंसंट्रेशन आ रहा होगा वीक एसिड से वो नेग्लिजिबल आ रहा होगा, बोलो है कि नहीं, ठीक है ना। तो H+ आयंस फ्रॉम वीक एसिड इज नेग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू H+ फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। पहली बात तो ये अगर मैं ये असम्पशन ले रहा हूँ तो इसका मतलब हो गया कि नेट H+ जो सोल्यूशन में पड़ा है, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से पड़ा हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से। और ये हमारे पास C1 है, तो यहाँ से डायरेक्ट pH वाला सवाल तो सॉल्व हो गया, नेगेटिव लॉग C1 कर दे रहा था। बोलो pH का तो सवाल खत्म। यहीं पर जब भी स्ट्रॉन्ग प्लस वीक होगा, सुन लो पहला पॉइंट, जो की पॉइंट्स आपको दे रहा हूँ इन की पॉइंट्स पर ध्यान देंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। जब भी स्ट्रॉन्ग प्लस वीक का केस देगा तो सारा का सारा H+ स्ट्रॉन्ग से आता हुआ मानना है, pH वाला सवाल तो वहीं खत्म है। जो सवाल अब बढ़िया बनता है वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना, कि सर वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताइए, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि कॉमन इफेक्ट इतना ज्यादा लग रहा है कि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड चली जाने की वजह से ये अल्फा 1 के आगे से तो वैसे भी हट जाएगा, पहले भी हट रहा था, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम ऑफ वीक एसिड शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, as a result of which alpha becomes much smaller than 1। ये तो और भी ज्यादा कम हो जाएगा। अब तुम खुद सोच के देखो, अगर अल्फा 1 के आगे से कुछ नहीं है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एसिडिक एसिड का इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन है वही इनिशियल, चेक कर लो जल्दी। ये अगर अल्फा को हम 1 के आगे से हटा देंगे तो जितना इक्विलिब्रियम पर है उतना ही इस पर है, ठीक है ना। तो देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ एसिडिक एसिड मतलब वीक एसिड एट इक्विलिब्रियम, है ना, इज नियरली इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। इतनी बात समझ आ गई, जल्दी बताओ, ठीक है ना। मतलब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि इक्विलिब्रियम पर एसिडिक एसिड का जो कंसंट्रेशन है, इसका कंसंट्रेशन है वो तो अभी भी C2 के ही बराबर है। मतलब आपको करना क्या था, यहाँ पर देखो हमने क्या क्या चीज हटाया, एक तो ये हटा दिया था, बोलो, है ना, एक तो ये हटा दिया था, बोलो, ठीक है। दूसरा क्या हटा दिया था कि सारा का सारा H+ किसकी वजह से था, इसकी वजह से था, बोलो है कि नहीं, जरा ध्यान से देखो। तो अब ये C2 और ये C2 भी खत्म हो जाएगा, बोलो ये C2 और ये C2 भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया, C1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू Ka, सही है। मतलब ध्यान से देखो तो अल्फा क्या हो जाएगा, Ka अपॉन C1, और C1 क्या है, अगर मैंने लिख दूं तो नेट H+ है सोल्यूशन का ही। ध्यान से देखना, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, पहले तो ये बताओ, ये तो सबको समझ आता है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला में ये H+ इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा होता था। जरा ध्यान से देखो K क्या होता था, H+ इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा होता था, ऐसे ही समझ लो ना, हर जगह तो ये है ना, ये H+ टोटल सोल्यूशन का H+ है, वो अलग बात है कि यहाँ पर इसको हटाया गया है। ये तरीके से समझा रहा हूँ, ये क्यों तरीके से बता रहा हूँ मैं बताऊंगा आगे, आपको समझ आएगा, हर जगह समझ आएगा कि अल्फा जब भी निकालना है तो क्या करना है, कितना K है और कितना नेट H+ है, बोलो बात समझ आ रही है, नेट H+। और यहाँ पर हमने देखा है कि ये नेट H+ किसके बराबर था, H+ फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिडिक था, बोलो है कि नहीं, बोलो जल्दी बताओ, ठीक है ना। तो जब भी हमें अल्फा निकालना होगा ये ऐसे ही निकालना होगा, ठीक है ना, ऐसे निकालना होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल चुका है, बोलो बात समझ आ रही है क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल चुका है, कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी बताओ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल गया कि नहीं मिल गया, है ना, मिल गया। अच्छा, अब कोई पूछ दे कि कंसंट्रेशन ऑफ अनायन कितना था, कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस अनायन, कितना था, तो CH3CO- का कंसंट्रेशन कितना होगा, C2 इंटू अल्फा होगा। और ये अल्फा हमने कहाँ से निकाला है, अभी निकाला है अल्फा, सारे असम्पशंस के अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा, K अपॉन नेट H+। मैं बार ऐसे बोलूंगा कि मिक्सचर के अंदर K अपॉन नेट H+ होता है। अभी देखना वीक प्लस वीक आएगा, तो वीक प्लस वीक में भी यही होगा, K अपॉन नेट H+। मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, ये समझ रहे हो क्या, K अपॉन नेट H+ आएगा, समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो, जल्दी बोलो, ठीक है ना, ओके, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि एसिटेट आयन हो जाएगा C2 अल्फा अभी निकाला हमने, कैसे निकाला है, K अपॉन H+ सोल्यूशन, तो देखो सब लोग ध्यान से देखो, पहला सवाल होगा कि पीएच निकालो, तो सारे का सारा पीएच स्ट्रॉन्ग की वजह से खत्म, ठीक है ना। अब जब भी स्ट्रॉन्ग और वीक होगा तो वीक की वजह से तो H+ आया नहीं था, तो जब हम K का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो K के एक्सप्रेशन में C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा नहीं लिख सकते हम लोग। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रोलाइट नहीं है,
वो K इक्वल टू C∝² 1 अल्फा हम लोग सिंगल इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिखते हैं, ठीक है ना। जब भी मिक्सचर होगा तो एक्चुअल एक्सप्रेशन से जाएंगे, इसका एक्चुअल एक्सप्रेशन तो ये है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये H प्लस कहाँ का है, पूरे सोल्यूशन का, तो पूरे सोल्यूशन में H प्लस किस किस वजह से आ रहा है, स्ट्रॉन्ग और वीक। वो अलग बात है कि स्ट्रॉन्ग वीक के केस में हमेशा सारा का सारा H प्लस स्ट्रॉन्ग से आ रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग वाला ही है, ठीक है। और चूंकि इस पर कॉमन इफेक्ट इतना लग रहा है कि इक्विलिब्रियम का जो एसिडिक एसिड का कंसंट्रेशन है वो इनिशियल के ही बराबर है, इनिशियल के ही बराबर। बोलो ये बात हमने लिखी है कहीं पर, ये चीज लिखी है यहाँ पर, ठीक है ना, इनिशियल के बराबर। तो यहाँ पर हमने इनिशियल ही रख दिया, मतलब C2 ही रख दिया, तो चेक कर सकते हो यहाँ C2 रख दिया हमने, इनिशियल रख दिया, ठीक है ना। ये C2 उड़ा दिया, वैसे भी ये C2 उड़ा ही दिया, नीचे कुछ रहा ही नहीं, तो बचा एक अल्फा, अल्फा निकाल लिया हमने, खत्म, कहानी खत्म। सवाल कर सकते हैं आप, तो सवाल कर सकते हैं अब, तो बोलो है ना, कॉपी करो, कॉपी करो। चलो देखो स्ट्रॉन्ग प्लस वीक पर 3 सवाल है हमारे पास, ठीक है ना। पहला सवाल करते हैं। पहले सवाल में क्या निकालना है, पीएच निकालना है। पीएच तभी मिलेगा जब H प्लस मिल जाए, H प्लस सारा का सारा स्ट्रॉन्ग एसिड से आएगा, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, HCl है, और HCl 100% टूटा हुआ किसमें, H प्लस में और Cl माइनस में। बोलो बात समझ आ रही है। इसका कितना कंसंट्रेशन लिया, शुरुआत में आपने 0.1 ही लिया, सेम एज वीक एसिड लिया, ठीक है ना। तो ये आपका 0.1 है, ये खत्म हो जाएगा, 0.1 बन जाएगा, 0.1 बन जाएगा। बोलो बात समझ आ रही है, ठीक है ना। तो H प्लस आपके पास इतना है, ठीक है ना। तो सारा का सारा हम जानते हैं पीएच जो रहा होगा वो स्ट्रॉन्ग की वजह से, तो पीएच अगर निकालोगे तो नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, ठीक है ना, वो आएगा HCl की वजह से, और ये देगा नेगेटिव लॉग ऑफ 0.1, बोले तो pH 1 आ जाएगा। बोलो pH तो बना जाएगा, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है DOD। DOD डायरेक्टली पता है आपको, DOD वैसे डायरेक्टली भी पता है, Ka/net H प्लस। बोलो बार बार ये बोलूंगा, ठीक है ना। अल्फा निकालोगे तो वो आएगा Ka/net H प्लस, नेट H प्लस इन द सोल्यूशन, नेट H प्लस ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है ना। और वो स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से लेना है, ठीक है ना। ये हो जाएगा K अपॉन कितना। अच्छा ये हमेशा जरूरी नहीं है, अब मान लो IT एडवांस का सवाल है, तो IT एडवांस में अक्सर यही हो जाता है, ठीक है ना, कि H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और H प्लस फ्रॉम वीक इलेक्ट्रोलाइट लगभग पास के हैं, तब तो उन दोनों को जोड़ के रखोगे ना, तब तो उन दोनों को जोड़ के रखोगे ना। बोलो बात समझ आ रही है, बोलो हाँ कि ना। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर मान लो ये एसिड है, अगर ये एसिड का कंसंट्रेशन भी बहुत ज्यादा लो है ना, मान लो ये हो जा रहा है आपका 10⁻⁴, और H प्लस जो यहाँ से आ रहा था ये भी 10⁻⁴ के रेंज का होता है, तब तो जोड़ना पड़ेगा, तब तो जोड़ना पड़ेगा। बोलो मेरी बात समझ लो। हाँ इसीलिए मैं जानबूझ के ये लिख रहा हूँ, जानबूझ के ये लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। जैसे आपको याद होगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एसिड अगर पानी में घोला गया है तो 10⁻⁷ पर दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन लेते थे, है ना, क्योंकि कॉमन इफेक्ट भी वीक है। जितना ज्यादा ये डाइल्यूट होगा ना स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना ज्यादा डाइल्यूट होगा, मतलब जितना ज्यादा इसका कंसंट्रेशन लो होगा, कॉमन इफेक्ट भी कम लग रहा होगा ना। तो H प्लस जो वीक एसिड से भी आ रहा होगा वो पास पास का ही तो आ रहा होगा, तब तो दोनों को अकाउंट में लेना पड़ेगा, तब तो दोनों को अकाउंट में लेना पड़ेगा। बोलो है ना। खैर एनीवेज वो IT एडवांस में अक्सर वैसा सवाल आता है, बट इन जनरल आपका नीट हो या आपका IT मेंस हो, ठीक है ना, तो वहां पर हाँ ऐसे ही लिख जाएंगे। किस्मत सही नहीं तो एडवांस में भी ऐसे दिखता है, बहुत टफ नहीं ले जाता एडवांस में भी, ठीक है ना। एनीवेज देख लो H प्लस ऑफ द सोल्यूशन, देख लो H प्लस ऑफ द सोल्यूशन। तो मुझे बताओ H प्लस ऑफ द सोल्यूशन किसकी वजह से लेना था, इसकी वजह से लेना था, H प्लस ऑफ HCl के बराबर लेना था। तो ये हो जाएगा आपका K की वैल्यू है 10⁻⁵, और ये हो जाएगा 0.1, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁴ आ जाएगा। अल्फा देख लो कितना परसेंट एसोसिएटेड है, परसेंटेज एसोसिएशन कितना है 0.01। अच्छा अगर आपको याद हो तो ये डेटा ध्यान से देखो, 0.1 मोलर एसिटिक एसिड और K की वैल्यू 10⁻⁴। यही सवाल हम खूब करते आ रहे थे और देखा था यहाँ 1% एसोसिएशन होता था। कितना होता था 1% एसोसिएशन। देख लो ना रे, K/C की वैल्यू 10⁻⁴, √K/C 10⁻², मतलब 1%। लेकिन यही अगर इसके अंदर 0.1 मोलर HCl डाल दिया तो इसका परसेंटेज एसोसिएशन देख लो कितना हो गया, 0.01% पे चला गया, जो कि प्रूव भी हो रहा है, मैथमेटिकली प्रूव भी हो रहा है यहाँ, है ना। अच्छा अब यहाँ से आपको क्या क्या निकालना है, पीएच हो गया, DOD मिल गया, अब आपको निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन, है ना। तो इसके लिए आप K का एक्सप्रेशन लिख देना। K का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ऑफ द सोल्यूशन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन और कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। ये कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड तो इनिशियली रख देना होता है, बोलो इसको तो इनिशियली रख देना होता है, ठीक है ना। और ये किससे रख देना होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड से रख देना होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड से रख देना होता है। तो ध्यान से देखो, एक जनरल मतलब एक कॉम आपका एक एक्सप्रेशन बन जाएगा कि एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन निकालोगे तो वो Ka इनटू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, है ना, अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, बोलो है ना, H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। बोलो बात समझ आ रही है, H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, ये हो जाएगा ना। अच्छा इन दोनों का अगर कंसंट्रेशन बराबर है तो कैंसिल ही हो जाना है, कैंसिल ही हो जाना है, चेक कर लो, है ना, वही दिया हुआ है, वही दिया हुआ है। बोलो बात समझ आ रही है। तो ये हो जाएगा Ka इनटू कितना, इसका कंसंट्रेशन कितना है C2 और इसका कंसंट्रेशन कितना है C1, बोलो है कि नहीं। तो ये दोनों बराबर ही बराबर है, बोलो ये दिख रहा है क्या, ये दोनों बराबर ही बराबर है, C2 और C1 दोनों बराबर है, 0.1 है ना। मतलब ये आपको एक जनरल बात बता रहा हूँ, जनरल बात बता रहा हूँ कि जब भी आपसे ना अनायन का
मतलब वीक एसिड के कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन पूछेगा, है ना, तो वो K के बराबर आ जाएगा। कब K के बराबर आ जाएगा? जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है। हालांकि टू बी स्पेसिफिक मुझे स्ट्रॉन्ग एसिड का नहीं देखना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाले H+ का देखना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड होता तो ये 0.2 हो जाता ना, फिर तो कैंसिल आउट नहीं होगा ना, क्योंकि नीचे H+ रखना होता है, ना कि HCl का कंसंट्रेशन रखना होता है। बोलो बात समझ आ गई क्या? तो एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 10⁻⁵ ही हो जाएगा, 10⁻⁵ ही हो जाएगा। समझ गए? जल्दी बताओ, चले आगे, लो फोटो। हाँ एसिडिक चले, ठीक है। देखो 0.2 मोलर HCl है और आपके पास है 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, 10⁻⁵ इसका K वैल्यू है, ठीक है ना। तो HCl से सारा का सारा H+ आएगा, तो H+ जो आएगा वो कितना आ जाएगा? ठीक है ना, कितना आ जाएगा? चलो इसको थोड़ा सा ना अच्छा सवाल बना लेते हैं, थोड़ा सा आपका कंसेप्ट सुधर जाएगा। 0.2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना, 0.2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। तो भाई जब सल्फ्यूरिक एसिड से डबल आ जाएगा ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ जो सल्फ्यूरिक एसिड से आएगा वो ट्वाइस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आएगा, ठीक है ना। तो ये जगह 2 × 0.2 बोले तो 0.4 आ जाएगा, 0.4 मोलर, ठीक है ना। अब pH अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 - log 4, ठीक है ना, 1 - 0.6, नियरली 0.4 के आसपास आ जाएगा pH, है ना, नियरली अरे सही आ रहे ना, ठीक है ना। वाह, सही है ना, अच्छा वाह। H+ 0.4 और pH भी 0.4, सही है क्या? 1 - log 4 1 - log 4 भी 0.6020 है, 1 - 0.60। वाह, ये तो पहली बार मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ इन चीज़ को, ठीक है ना। देख लो कि H+ भी 0.4 और pH भी 0.4। अरे ठीक है ना, जल्दी बताओ। हाँ वही तो अभी ऑब्जर्व किया भाई इस चीज़ को, तो ठीक है ना। चलो खैर, हो सकता है मैं ही पागल हूँ, ठीक है ना। हाँ चलो अब देखो यहाँ पर कि हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है ना, एंड pH। ओके, DOD निकाल लेते हैं, DOD ऑफ एसिटिक एसिड का DOD कितना हो जाएगा? K/net H+ इन द सॉल्यूशन, ठीक है जी। K की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻5 और नेट H+ कितना अपने पास? 0.4 है, बोलो, है ना। 0.4 का मतलब कितना होता है? 0.4 का मतलब कितना हो गया? 10/4, मतलब 4 ऊपर, मतलब 4/10, 10 ऊपर 4, 2.5, बोलो, है ना। 2.5 ही तो है, 10/4, 5/2 ही तो है, 2.5 × 10⁻⁻5, बोलो, 2.5 × 10⁻⁻5, बोलो। अरे गलत है क्या? ये 0.4 कितना हो जाएगा? 10/4 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, 2.5 × 10⁻⁵, बोलो, है कि नहीं? देख रहे हो, है ना। तो परसेंटेज डिसोसिएशन अगर देखोगे, परसेंटेज डिसोसिएशन अब देखोगे अगर, तो कितना परसेंट डिसोसिएटेड है? 2.5 हाँ मतलब कितना 0.0025, है ना। अरे भाई ये तो और भी कम हो गया ना, इसका डिसोसिएशन और भी कम हो गया ना, और होना भी चाहिए भाई। कॉमन इफेक्ट इतना ही, यही तो बोलता है, जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाला H+ बढ़ेगा वैसे वैसे उतना ही वीक एसिड का इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा और अल्फा उतना ही घटते जाएगा। बोलो, मैथमेटिकली भी देख लो भाई, पुराने वाले में ये 0.1 ही था ना, इस वाले में ये 0.4 हुआ ना, तो देख लो परसेंटेज डिसोसिएशन और कितना कम हो गया। इस डेटा को तो नहीं चेंज किया था ना मैंने, अरे वीक एसिड वाले डेटा को नहीं चेंज किया था ना, मैंने सिर्फ क्या चेंज किया? सल्फ्यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन, मतलब आने वाले स्ट्रॉन्ग एसिड से H+ का कंसंट्रेशन बदला, और हमने क्या देखा कि H+ का कंसंट्रेशन यहां तो बहुत बढ़ गया, इसलिए अल्फा उतना ही घट गया। तो क्या ली शेटिलियर प्रिंसिपल यहां से प्रूव हो रहा है? क्या यहां से कॉमन एंड इफेक्ट भी प्रूव हो रहा है कि जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाला H+ बढ़ेगा वैसे वैसे इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतना ही कम होता जाएगा। दिख रहा है भाई, सब साफ साफ दिख रहा है मैथमेटिकली भी, बोलो, है कि नहीं? ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? अनायन का कंसंट्रेशन, है ना। वी हैव टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ अनायन, ठीक है ना। वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस एसिटेट आयन, अभी हमने सीखा था कि इसका क्या होता है, इसका क्या होता है Ka into, ठीक है ना, C2/C1, है ना, C2/C1, और ये C1 नहीं है, ये एक्चुअली H+ है। बोलो, समझ रहे हो तो बताओ, समझ आया तो? नहीं आया तो खुद देखो, K का एक्सप्रेशन देखो क्या हो जाएगा। K का एक्सप्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ H+ into concentration of acetate ion whole divided by concentration of weak acid। weak acid का तो इनिशियल वाले ही उठा लेना था, जिसको C2 बोल रहे हैं हम लोग। C2 मतलब वीक एसिड का, C1 मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड का, यही लेके चल रहे थे ना। अरे साइन कन्वेंशन में तो यही लेके चल रहे थे ना। जल्दी बताओ, गधो बहुत मारूंगा देखो, है ना। हाँ ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपका जो एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन आ गया
वो कितना आ गया 10 की पावर -5 इंटू C2 बोले तो C2 वीक इलेक्ट्रोलाइट का 0.1 और नेट H प्लस कितना आपके पास 0.4 है ना 1/4 1/4 1/4 है ना 1/4 1/4 1/4 हो गया ठीक है ना 0.25 हो गया बोलो है ना बोलो है ना बोलो तो 2.5 इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा ना यही तो हो जाएगा ना जल्दी बोलो ठीक है ना चलो जी सब आ रहा है समझ सब आ रहा है समझ अच्छे से लास्ट सवाल में थोड़ा बहुत ट्रिक है एक बार करके दिखाओ तो माने ओके 500 ml 0.1 मोलर एसिडिक एसिड है इसको मिक्स किया गया 500 ml 0.05 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड से इसका फाइनल पीएच बताना है तो कुछ बच्चे क्या करेंगे मुझसे सुनिए आपने ये किया 0.05 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सर सल्फ्यूरिक एसिड तो टूट जाता है ना टूट जाता है भाई कैसे टूट गया ऐसे टूट गया कि फिर जुड़ ना पाया ठीक है 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस ठीक है ना ये 0.05 था तो ये कितना हो गया होगा बताओ ये 0.05 था तो ये कितना हो गया 0.1 हो गया ना बोलो 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 जल्दी बोलो 0.1 बोलो ठीक है ना और चूंकि ये वीक प्लस स्ट्रॉन्ग का केस है वीक प्लस स्ट्रॉन्ग का केस है तो सारे का सारा H प्लस जो सोल्यूशन में रहा होगा वो सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से ही तो रहा होगा तो ये 0.1 हो जाएगा और pH जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 pH जो आ जाएगा 1 पूरा गलत है अबे गधू है ना बिल्कुल अबे 500 ml सुनना जरा ध्यान से डाइल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ अरे जब भी दो वॉल्यूम दे देना इन वालों में वॉल्यूम नहीं दे रहा था मतलब ये जो भी बातें हुई थी ना फाइनल सॉल्यूशन की बातें थी फाइनल सॉल्यूशन की बातें थी कि ये 0.1 था तो ये भी 0.1 था फाइनल सॉल्यूशन के अंदर लेकिन यहाँ पर क्या है 500 ml उसका अलग पड़ा हुआ था 500 ml इसका अलग पड़ा था दोनों को मिक्स किया गया अरे जब मिक्स कर देगा तो फाइनल वॉल्यूम 1000 हो गया और उस 1000 ml में इसका कंसंट्रेशन भी तो चेंज हो गया होगा बोलो बोलो डाइल्यूशन वाली तो बात है ना हाँ तो ध्यान रखने वाली बात है जब भी दो वॉल्यूम देगा तो डाइल्यूशन फॉर्मूला लगेगा भाई है ना तो इन फाइनल सोल्यूशन व्हाट आई वांट टू से इज कि इनिशियल सोल्यूशन में इनिशियली सल्फ्यूरिक एसिड एक अलग डब्बे में पड़ा हुआ था ठीक है ना जिसका वॉल्यूम कितना था वॉल्यूम था आपका 500 ml ठीक है और कंसंट्रेशन इनिशियली कितना था 0.05 मोल बोलो ठीक है ना फाइनली कितना हो गया फाइनली इसका जो वॉल्यूम है वो गया 1000 ml सही है अब फाइनल कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड का हम सब बात कर रहे हैं केवल और केवल सल्फ्यूरिक एसिड पे ही बात कर रहे हैं क्यों सल्फ्यूरिक एसिड पे ही बात कर रहा हूं मैं क्योंकि भैया पीएच उसी की वजह से ठीक है ना तो C2 की वैल्यू कितनी है ये हमें पता लगाना है डाइल्यूशन फॉर्मूला लगाया क्या मैं समझा पा रहा हूँ जल्दी बताओ ठीक है ना डाइल्यूशन फॉर्मूला ठीक है ना C1V1 = C2V2 ठीक है ना तो वी विल फाइंड आउट फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज C1V1 अपॉन V2 ठीक है ना ओके C1 कितना है 0.05 V1 कितना है 500 ml में तो ml में ही रखेंगे अपॉन कितना कर देंगे 1000 सही है कितना हो गया ये 0.025 हो गया 0.025 बोले तो 25 बटे में 1000 बोलो है ना 25 × 10 की पावर -3 बोलो ना यार ठीक है अच्छा ये फाइनल कंसंट्रेशन है किसका फाइनल कंसंट्रेशन है ये दिस इज फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट सल्फ्यूरिक एसिड इन द फाइनल मिक्सचर सल्फ्यूरिक एसिड का फाइनल कंसंट्रेशन मिक्सचर के अंदर इतना हो चुका है उतना नहीं है ठीक है ना अब यहाँ से H प्लस जो कंसंट्रेशन आया होगा इसका डबल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा जब ये टूटेगा तो डबल हो जाएगा ना हाँ 25 × 10 की पावर -3 तो ये हो गया 50 × 10 की पावर -3 मतलब 5 × 10 की पावर -2 बोलो है ना 5 × 10 की पावर -2 है ना अब इसका आंसर तो तुक्का लगाने वालों का भी सही हो जाएगा ना है ना तुक्का लगाने वालों का भी तो इसका आंसर सही हो गया होगा अब तो इसका सही हो गया तुक्का लगाने वालों का भी बोलो देखो इनिशियली कितना था है ना मतलब अगर बिल्कुल नालायक बच्चा है जिसको पता ही नहीं कि सल्फ्यूरिक एसिड से डबल भी करना था सुनना नालायक ऐसे वाले भी तो होते हैं ना भाई है ना कि सल्फ्यूरिक एसिड से H+ डबल करना था नहीं पता है तो उसने इससे तुक्का लगाया तब भी तो उसका आंसर सही होगा ऐसा हो जाता है किस्मत सही होगा तो ठीक है ना एनीवेज हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं pH निकालेंगे तो 2 - log 5 2 माइनस ये कितना होता है 0.698 होता है ना रफली 0.7 ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.3 किस का ये आंसर है जल्दी बताओ ठीक है फोटो लो है ना कमेंट सेक्शन में बताओ किस का ये आंसर है ओके दोनों वीक है हमारे पास ठीक है जी हमारे पास 2 वीक एसिड है मैं आपको एक एग्जांपल देके चल रहा हूँ जैसे मान लो अपने पास एसिडिक एसिड है ठीक है एसिडिक एसिड टूटा हुआ है ना और फॉर्मिक एसिड है चलो दोनों को ले लेते हैं पहले फॉर्मिक लिख लेता हूँ मैं तो फॉर्मिक एसिड HCO- प्लस H+ में टूटेगा बोलो ठीक है फॉर्मेट आयन और H+ में टूटेगा इसका Ka दिया होगा ना
बोलो ये अपना के मेंटेन कर रहा होगा, K1 दिया होगा ना, K1। अच्छा कौन ज्यादा एसिडिक है, यही ज्यादा एसिडिक है, 10⁻⁴ के आसपास का होता है, बताया ना, एग्जैक्ट लिख देता हूँ 1.8 × 10⁻⁴ अभी आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। अच्छा इसका इनिशियल कंसंट्रेशन भी हमने लिया होगा, वो रहा होगा C1, ठीक है ना। अब ये कितना हो गया, C1 × 1 - α1, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन α1, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन α2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा C1 α1 और ये हो जाएगा C1 α1, ये भी हो जाएगा C1 α1, ठीक है ना। बोलो C1 α1, बात समझ आ रही क्या, where α1 is the degree of dissociation of formic acid and C1 is the initial concentration of formic acid, right, and K1 is the acid dissociation constant of formic acid, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब इसी में अगर मैं इसके यहाँ से एक्सप्रेशन लिखूं, तो एक्सप्रेशन कैसे लिखना चाहिए था, K1 का एक्सप्रेशन कैसे लिखना चाहिए था, नेट H+, मैंने बोला ना वो फॉर्मूला मत लिख देना यार, C1 α² - मत लिख देना, क्यों, क्योंकि यहाँ मिक्सचर पड़ा हुआ है ना, समझ रहे हो क्या। तो इसी से जाना पड़ेगा H+ इंटू फॉर्मेटाइन होल डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। बोलो ये बात समझ आ रही है, यही एक्सप्रेशन चलेगा ना इसका, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलो उसको भी लिख लेते हैं पहले। अब एसिडिक एसिड भी अपने पास, ठीक है ना। एसिडिक एसिड हालांकि इससे थोड़ा सा कमजोर एसिड है वो, तो ये कैसे टूटेगा, एसिटेट आयन में, और कैसे टूटेगा, H+ आयन में। इसका K2 कहलाएगा, वो भी सवाल में दिया होगा। K2 होता है 1.8 × 10⁻⁵, है ना। ये दोनों K वैल्यूज देख करके हम बता देंगे कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड। जिसका ज्यादा हायर K वो ज्यादा एसिडिक, तो ये ज्यादा एसिडिक है, ये कम एसिडिक है। एनीवेज मतलब ये ज्यादा डिसोसिएटेड होगा, ये उससे कम डिसोसिएटेड होगा। अगर दोनों का कंसंट्रेशन सेम रखा गया होगा तब समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो ये हो गया C2 और ये हो गया C2 × 1 - α2, ये हो गया C2 α2 और ये भी हो जाएगा C2 α2। ये बात समझ आ गई तो बताओ, जल्दी बताओ, ठीक है। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अब तुम मुझे बताओ, दोनों ने इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर रखा है, दोनों पे ही कॉमन इफेक्ट लगेगा, बोलो हाँ कि ना, दोनों पे ही कॉमन है। भाई कॉमन इफेक्ट लगता ही वीक वालों पर है, इसने भी कुछ H+ दिया, इसने भी कुछ H+ दिया, इन दोनों से आने वाले H+ की वजह से ये आयन जब कॉमन हुआ है ना, तो इसका मतलब हो गया कि इसका भी इक्विलिब्रियम थोड़ा सा तो बैकवर्ड गया होगा और इसका भी इक्विलिब्रियम बैकवर्ड गया होगा। बोलो है कि नहीं, दोनों का इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा, है ना। अच्छा जो स्ट्रॉन्ग होगा उससे आने वाला H+ ज्यादा रहेगा, बोलो जो स्ट्रॉन्ग रहेगा उससे, अगर कंसंट्रेशन सेम है ना। तो कहने का मतलब है कि इसका इक्विलिब्रियम ज्यादा बैकवर्ड गया होगा उसके मुकाबले। ये भी बात सही है, ठीक है ना। बोलो है कि नहीं, अरे भाई इससे ज्यादा H+ आया ना, तो ये इस पर लगा रहा कॉमन इफेक्ट, ये इस पर लगा रहा कॉमन इफेक्ट, ये ज्यादा लगा है ना। तो वो जो है ज्यादा डिसोसिएटेड था, उससे आने वाला H+ ज्यादा, इस पर ज्यादा बैकवर्ड पुल लगा हुआ है। एनीवेज चलो खैर, उससे मतलब नहीं है। अब जरा ध्यान से देखो, ये अल्फा क्या वही अल्फा है जब ये अकेले हुआ करता था, नहीं, ये वो α1 तो नहीं है, ये α1 वो α1 नहीं है जब फॉर्मिक एसिड अकेले था, ये α2 वो α2 नहीं है जब एसिडिक एसिड अकेले था। ये मिक्सचर के अंदर का डिसोसिएशन क्या बोलते हैं इसको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बोलो बात समझ गए जल्दी बताओ, ठीक है। अब बताओ नेट H+ इन द सॉल्यूशन कितना है, नेट H+ इन द सॉल्यूशन, दोनों से आया होगा थोड़ा बहुत, H+ फ्रॉम फॉर्मिक एसिड एंड H+ फ्रॉम एसिटिक एसिड, है ना। तो ये हो जाएगा C1 α1 प्लस C2 α2। बोलो बात समझ रहे हो। अभी तो हमें अल्फा ही नहीं पता है, हमें तो अल्फा भी निकालना है भाई, अब ये अल्फा वो थोड़ी है, K/C नहीं है ये अल्फा, जैसे हम पहले निकालते थे √K/C, वो वाला काम यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि मिक्सचर के अंदर का हिसाब किताब है। चलो जी देखते हैं कैसे हम इसको लिखेंगे। तो आइए डेरिवेशन कर लेते हैं, छोटा मोटा डेरिवेशन है। नेट H+ ध्यान रखिएगा यही है, ठीक है ना। ऐसे लिख सकते हैं नेट H+, तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, हाँ प्लस ही तो किया है नेट H+, ये C1 अल्फा मतलब टोटल H+। हाँ देखो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में सेम कंटेनर में दोनों ही रखे हुए हैं, तो दो अलग अलग H+ का कंसंट्रेशन तो नहीं होगा। ये भी टोटल कितना होगा C2 α2 और ये भी कितना होगा C1 α1 और C2 α2, यही बैलेंस हुआ होगा ना भाई। नेट H+ तो इतना ही होगा ना पूरे सोल्यूशन में, बोलो नेट H+ तो पूरे सोल्यूशन में दोनों इक्विलिब्रियम को सेम, भाई दो अलग अलग इक्विलिब्रियम सेम कंटेनर में रखे हुए हैं, तो सेम कंटेनर में टोटल H+ ही तो दोनों इक्विलिब्रियम को बैलेंस कर रहे हैं, तो जितना H+ इधर पड़ा है उतना H+ इधर भी पड़ा होगा, इसको साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का हिसाब किताब बोलते हैं। अब देखो ध्यान से जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अब मैं K1 का एक्सप्रेशन लिखना चाहता हूँ, तो K1 का एक्सप्रेशन कैसे लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ H+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मेट आयन होल डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड, ऐसे लिखेंगे। ये कितना हो जाएगा, नेट H+ कितना है C1 α1 प्लस C2 α2, बोलो बात समझ आ रही, इनटू C1 α1 होल डिवाइडेड बाई C1 × 1 - α1, ये बात समझ आ गई, ठीक है। अगर मैं ऐसे K2 लिख दूं
तो Ka2 कैसे लिखेंगे, टोटल H प्लस कंसंट्रेशन इनटू एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। ये मैं भले इन 2 वीक एसिड पे बता रहा हूँ, ये कोई भी 2 वीक एसिड हो सकते हैं, HCN हो सकता है, फॉर्मिक एसिड हो सकता है, एसिटिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ना, लेकिन मोनोप्रोटिक वाले अभी देख रहे हैं हम लोग, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू C2 अल्फा 2 होल डिवाइडेड बाई C2 इंटू 1 माइनस अल्फा 2। बोलो बात समझ आ रही है, ठीक है। एक चीज़ तो साफ साफ समझ आ रहा मैं, C2 से C2 तो उड़ ही जाना था, C1 से C1 तो उड़ ही जाना था, बोलो है कि नहीं, बोलो है कि नहीं, ठीक है। यानी कि अगर मैं K1 को देखूँ तो K1 क्या है अपना, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू अल्फा 1 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा 1, ठीक है। एंड K2 कितना था अपना, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू अल्फा 2 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा 2। बोलो बात समझ आ रही है। अब मुझे एक बात बताओ कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वैसे इनका बड़ा कम रहता है, वैसे बहुत कम रहता है, कॉमन इफेक्ट लग रहा है तो और बैकवर्ड चला गया होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर 1 के आगे है ना अल्फा 1 भी बहुत कम है और अल्फा 2 भी बहुत कम है, बोलो है ना, अल्फा 2 भी कम है और 1 के आगे अल्फा 1 भी कम है। बोलो ये बात समझ आ रही क्या, जल्दी बताओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो ये नीचे से इसको हटा देंगे और इसको भी हटा देंगे, बोलो है ना। तो अब आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू अल्फा 1 और ये कितना हो जाएगा C1 अल्फा 1 C2 अल्फा 2 इंटू अल्फा 2, ठीक है। अच्छा ये चीज हाँ 1 बड़ा है, ठीक है ना, 1 के आगे ये बड़े हैं, ठीक है ना। तो C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू अल्फा 2, बोलो बात समझ आ गई, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। मुझे अल्फा 1 और अल्फा 2 के लिए सॉल्व करना है, तो क्या करते हैं, इसको पहले डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसको डिवाइड करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो देखना, डिवाइडिंग बोथ डेरिवेशन है, एक बार डेरिवेशन हो जाए तो सवाल आसानी से हो जाएंगे, देखना ध्यान से। तो अल्फा 1 बाई अल्फा 2 का रेशियो मिल जाएगा, बोलो अल्फा 1 बाई अल्फा 2 का रेशियो मिल जाएगा। क्या ये K1 और K2 के रेशियो में रहा होगा, बोलो। इस सारे अजम्पशन में ये बात तो समझ आ गई कि अल्फा 1 और अल्फा 2 का रेशियो उनके K1 और K2 के रेशियो के प्रोपोर्शन इक्वल टू है, ठीक है, बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने अल्फा 1 को निकाला और अल्फा 1 को क्या लिख सकता हूँ, K1 अपॉन K2 इंटू अल्फा 2 और इसको मैं पुट करने जा रहा हूँ किसी एक इक्वेशन में, इसको मैं पुट करने जा रहा हूँ किसी एक इक्वेशन में, बोलो बात समझ आ रही है। किसी एक इक्वेशन में हम लोग पुट कर लेंगे और यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है ना। एक बार आप देखेंगे फिर इसको पुट करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 3 है, एक बार देख लो जल्दी से, फोटो लो, फिर आगे चलते हैं। बोलो होगी, ठीक है। ये बात यहाँ तक तो समझ आ गई है ना। जरा मैं इधर लिखने की कोशिश करता हूँ, वो चीज़ अभी आपके सामने ही है, ठीक है। हाँ देखना जरा, देखना जरा ध्यान से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पुटिंग अल्फा 2 फ्रॉम 3 इन 1, मान लो मैंने पहले में रख दिया। पहला इक्वेशन क्या है आपका, K1 इक्वल्स टू C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू अल्फा 1, यही है ना, जल्दी बताओ, ठीक है। तो यहाँ से पुट कर रहे हैं हम लोग, तो Ka1 विल बी इक्वल्स टू, बताइएगा जरा ध्यान से, इस वाले को देख के चलना है, इस वाले को देख के चलना है, C1 इंटू अल्फा 1 और अल्फा 1 की जगह पर क्या पुट करूँगा मैं, बोलो अल्फा 1 की जगह पर क्या पुट करूँगा मैं, अल्फा 1 की जगह पर क्या पुट करूँगा, Ka1 Ka2 इंटू अल्फा 2, ठीक है, ये पुट कर दिया, प्लस C2 अल्फा 2, तो C2 अल्फा 2 को वैसे ही रखने दिया, ठीक है ना। अच्छा इन सब में ये टोटल मल्टीप्लाइड है आपका क्या, अल्फा 2 सॉरी अल्फा 1 मल्टीप्लाइड है, बोलो ठीक है ना। बताओ ये बात समझ आ गई क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। क्या मुझे बताओ, अल्फा 2 बाहर निकल आएगा क्या, ठीक है ना, अल्फा 2 बाहर निकल आएगा ना, अल्फा 2 बाहर निकल आएगा, जल्दी बताओ। तो अल्फा 2 को बाहर निकाल दिया, ठीक है ना, अल्फा 2 को बाहर निकाल दिया और यहाँ देखना क्या हो जाएगा, C1 इंटू K1 अपॉन K2, है ना, बोलो बोलो ठीक जा रहे हैं अभी तक, जल्दी बताओ, ठीक है ना। प्लस अल्फा 2 तो यहाँ से बाहर निकल आया है, C2 इंटू K2, इसको पूरे पर कॉमन ले लेते हैं, बोलो ठीक है, और बाहर निकाल दिया अल्फा 2। ये स्टेप तो समझ आ गया होगा, साफ साफ समझ आ गया होगा, जल्दी बोलो। कहाँ है अल्फा 1 हमारे पास, अल्फा 2 के बाद अल्फा 1 भी बाहर ही है, तो ये अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 हो जाएगा,
है ना। अच्छा, इस अल्फा वन को हमने नहीं रखा, इस अल्फा वन को भी रखना है क्या, है ना, इस अल्फा वन को भी तो रख लो। कैसे रखोगे इस अल्फा वन को, के वन इंटू के टू, ठीक है ना, के वन बाई के टू इसको रख दिया, और अल्फा टू अभी अभी बाहर निकला है ना, तो अल्फा टू का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो ये बात समझ आ गई, ये बात समझ आ गई, अल्फा टू का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो जी, ये बात समझ आ गई। ये जो अंदर अल्फा टू था ये बाहर आया, ये अल्फा वन में भी एक अल्फा टू छुपा हुआ था, ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा, अब ध्यान से देखो, है ना, ये हाँ अगर इसको ध्यान से देखें, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, के वन से क्या कह रहे हो, के वन से क्या कर सकते हैं हम लोग, के वन कट जाएगा, के वन से के वन उड़ जाएगा, सही है। अच्छा, ये के टू जो है, ये के टू जो है इधर आ जाएगा उठ के, है ना, दोनों पे कॉमन, स्क्वायर थोड़ी होगा, स्क्वायर होगा क्या, ये स्क्वायर होगा, स्क्वायर हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा के टू का स्क्वायर, है ना, अपॉन अपॉन क्या आ जाएगा, हाँ के वन सी वन प्लस के टू सी टू। बोलो बोलो, ठीक है, जल्दी बताओ, ठीक है ना, एंड दिस इज इक्वल्स टू अल्फा टू का स्क्वायर। बोलो अभी तक ठीक है, जल्दी बताओ, सही है डेरिवेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग अल्फा टू निकाल चुके होंगे। ध्यान से देखो अल्फा टू की वैल्यू क्या गई, अल्फा टू की वैल्यू क्या गई, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ बचेगा ऊपर के टू, है ना, और नीचे क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ के वन सी वन के टू सी टू। बोले इतनी बात समझ आ गई क्या, ठीक है, बोलो अल्फा टू मिल गई, ठीक है। एंड सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि अल्फा वन भी निकाल सकते थे, एंड सिमिलरली अल्फा वन की वैल्यू क्या आएगी, के वन अपॉन अंडर रूट ऑफ सी वन प्लस के टू सी टू। बोलो ये बात समझ आ गई क्या, जल्दी बताओ, ये बात समझ आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, जल्दी बताओ, ठीक है। एक बार आप लोग फोटो लेंगे, एक बार फोटो ले लो। अब तक हमने सीखा है कि अल्फा वन की वैल्यू है के वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ के वन सी वन प्लस के टू सी टू, ठीक है। एंड अल्फा टू की वैल्यू कितनी थी, के टू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ के वन सी वन प्लस के टू सी टू। बोलो बात समझ आ रही क्या, ठीक है। अब हमें अब ठीक है ना, इतना काम करने के बाद, इतना काम करने के बाद नाम बता देना, ठीक है ना, हाँ हाँ कर लो, ठीक है। अब इतना करने के बाद हमें H प्लस निकालना है। देखो H प्लस कंसंट्रेशन और पीएच निकाल रहे हैं, मुझे बताओ H प्लस कैसे निकालेंगे, C1 अल्फा वन म्यूट हो जाओ प्लस C2 अल्फा टू, C1 अल्फा वन प्लस C2 अल्फा टू, यही है ना, जल्दी बताओ, है ना, यही है ना अल्टीमेटली। H प्लस कंसंट्रेशन इतना ही तो था, C1 अल्फा वन प्लस C2 अल्फा टू, है ना। अब अल्फा वन भी पता है और अल्फा टू भी पता है, मैं लिख रहा हूँ C1 इंटू अल्फा वन की जगह क्या लिखूंगा, के वन अपॉन अंडर रूट ऑफ के वन सी वन, जल्दी बताओ, प्लस के टू सी टू, ये लिख दिया मैंने, प्लस C2 इंटू अल्फा टू की जगह पर क्या रख देंगे, K2 अपॉन अंडर रूट ऑफ K1 C1 प्लस K2 C2। बोलो ये बात समझ आ रही है क्या, ये बात समझ आ रही है क्या, ठीक है। क्या इधर एक कॉमन रूट निकल आया, नीचे का डिनोमिनेटर सेम हो गया, अंडर रूट ऑफ K1 C1 प्लस K2 C2, जल्दी बताओ, यही हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर क्या है, ऊपर भी क्या है, K1 C1 प्लस K2 C2। बोलो है कि नहीं, ये इस तरह सॉल्व हो गया आगे H प्लस। अच्छा कैंसिल भी हो रहा है ना, ये अगर रूट x है तो ऊपर x है, ये सब कुछ x है तो ये रूट x है, तो रूट x ही तो बचेगा, मतलब अंडर रूट ऑफ K1 C1 प्लस K2 C2। बोलो है कि नहीं, यही हो जाएगा ना, जल्दी बताओ H प्लस, ठीक है। ध्यान से देख लो, अब ध्यान से देख लो, इतनी बात समझ आ गई, जल्दी बताओ। H प्लस निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या है, रूट अंडर ऑफ K1 C1 प्लस K2 C2। दो वीक एसिड के लिए, तीन वीक एसिड हो जाएगा तो अंडर रूट ऑफ K1 C1 प्लस K2 C2 प्लस K3 C3, चार हो जाएगा तो सो ऑन। बोलो है ना, तो इन जनरल मुझे पता तो चल गया, इन जनरल मुझे पता तो चल गया कि H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर्स ऑफ वीक एसिड कैन बी कैलकुलेटेड एज स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ KICI। बोलो है ना, KICI लिख सकते हैं इसको, I इक्वल्स टू 1 से I इक्वल्स टू n तक जितने भी आपके वीक एसिड्स रहे होंगे। बोलो है कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं ना, जल्दी बताओ, बोलो लिख सकते हैं ना, एक जनरल एक्सप्रेशन, ठीक है। अच्छा अब देखो, अगर आपको याद हो तो मैंने अभी ठीक पिछले वाले केस में क्या बोला था कि अल्फा होता है K अपॉन नेट H प्लस। चेक करो, चेक कर लो, अल्फा वन क्या है, K1 अपॉन
देखो अल्फा 1 क्या है, Ka1 अपॉन नेट H प्लस, ठीक है ना। अल्फा 2 क्या है, Ka2 अपॉन नेट H प्लस, बोलो, है ना। तो ये जो छोटी सी बात बताइए ना, इसमें कई जगह का कंफ्यूजन खत्म हो जाता है अपने आप, समझ रहे हो क्या, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अगर मान लो कि ये जो Ka1 इंटू C1 का मैग्नीट्यूड है, K1 इंटू C1 का जो मैग्नीट्यूड है, ये पानी के Ka इंटू C के आसपास था, तो पानी को भी अकाउंट में लेना पड़ेगा। इसमें हम लोग क्या मान रहे हैं कि इस इक्विलिब्रियम में पानी ने भी तो अपना इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश किया था ना, जल्दी बताओ, पानी ने भी तो अपना इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश किया था ना भाई, पानी तो पड़ा ही हुआ है ना, पानी ने अपना इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश किया था H प्लस एक्वस और OH माइनस इसी में, ठीक है ना। और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, Kw होता है ना, Kw। तो कहने का मतलब हो गया कि अगर पानी का भी कंसंट्रेशन, पानी का भी कंसीडर करना होगा, अगर वो भी आसपास की वैल्यू होगा तब, देखना जरा ध्यान से, इफ वाटर वाज टू बी कंसीडर्ड, है ना, पानी से आने वाला H प्लस भी अगर कंसीडर करना हुआ, पानी से आने वाला H प्लस भी अगर कंसीडर करना हुआ, तो नेट H प्लस क्या हो जाएगा, देखना जरा ध्यान से, K1 C1 K2 C2 स्क्वायर रूट के अंदर, और साथ में K ऑफ वाटर, है ना, इंटू C ऑफ वाटर, बोलो, है ना, K ऑफ वाटर इंटू C ऑफ वाटर। किसी को पता है K ऑफ वाटर इंटू C ऑफ वाटर ही Kw है, बोलो बोलो बोलो, Kw बाई C ही Ka होता था, तो ये Kw ही है। तो अक्सर देखोगे कि जब पानी के वजह से भी H प्लस अकाउंट में लेना पड़ेगा, तब तो Kw ऐड कर देना पड़ेगा, K2C2 प्लस Kw ऑफ वाटर। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, जल्दी बताओ, ठीक है ना। हाँ, पर आपको वैसे सवाल मिलेंगे भी नहीं जहां पे पानी से कंसिडरेशन करना पड़े। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपने K1 C1 देखा, आपने K2 C2 देखा, आपने देखा कि इसकी वैल्यू 10 की पावर माइनस 13 है, 10 की पावर माइनस 12 है, और पानी का पता है 10 की पावर माइनस 14 है। तो यार 10 की पावर माइनस 14 के आसपास ही तो है 10 की पावर माइनस 13 वाली वैल्यूज भी, तो उसको लेके चलना पड़ेगा। लेकिन अगर ये मान लो K1 C1 10 की पावर माइनस 6 है, K2 C2 10 की पावर माइनस 5 है, तो उसको हटाओ ना, उसको जोड़ पाओगे क्या, ये पॉइंट, ये 10 की पावर माइनस 5 है ना, ये मान लो ये 10 की पावर माइनस 5 है ना, मतलब 0.00001, और वो 10 की पावर माइनस 14 ही रहा होगा। Kw कितना रहेगा, 10 की पावर माइनस 14, 0.0000001, हटाएंगे ना उसको सामने से, बोलो। तो ज्यादातर केसेस में क्या होगा, ये पानी वाले को कंसीडर करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं आपको, आपका इतने से ही काम हो जाएगा, K1 C1 प्लस K2 C2। तो मेरे ख्याल से ये सब कुछ समझ आ गया। अब सीधे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर सवाल यही है, कैलकुलेट द टोटल पीएच। टोटल पीएच के लिए टोटल H प्लस कैसे निकालना है, अंडर रूट ऑफ K1 C1 प्लस K2 C2। बोलो है कि नहीं, समझ गया या नहीं समझ गया, है ना। अच्छा, फिर पूछेगा पीएच निकालने के बाद कि पहले का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालो। तो पहले का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो पहले का K अपॉन टोटल H प्लस, ठीक है ना। दूसरे का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दूसरे का K अपॉन टोटल H प्लस, खत्म सवाल, है ना। जल्दी से फोटो लो, सवाल कर लेंगे, वाइंड अप कर ले, इस सवाल को जल्दी से सॉल्व करें, है ना। ये एक सवाल दिया है मैंने बोर्ड पर, इसको सॉल्व करके बताएं, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकालना है दोनों का। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। ये मैंने K इतना मानने को बोला, 10 की पावर माइनस 4, 10 की पावर माइनस 5, क्योंकि हमको पता है कि K भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है ना, तो किसी ना किसी टेम्परेचर पे ये वैल्यू हुई होगी। खैर देखिए ध्यान से, तो लेट अस फाइंड आउट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, H प्लस निकाल लेंगे, ठीक है। H प्लस निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दिया, अंडर रूट ऑफ K1 C1 प्लस K2 C2, ठीक है। K1 C1 का अगर हम ऑर्डर देखें किस ऑर्डर के आसपास आ रहा है, तो दिस इंटू दिस, 10 की पावर माइनस 6, बोलो, है ना। दिस इंटू दिस, ये भी 10 की पावर माइनस 6 है ना। तो पानी का कंसीडर करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि पानी 10 की पावर माइनस 14 होता है वैसे भी। ये बात समझ आ गई है क्लियरली, कहाँ पर लेना है उसको, कहाँ पर नहीं लेना है, ये बात हम समझ गए। तो ये कितना है, √2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, हाँ 2 इंटू, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, √2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 हो गया। H प्लस इतना हो जाएगा ना, बोलो, है ना। H प्लस इतना हो जाएगा, तो pH कितना हो जाएगा, 3 माइनस लॉग √2, 3 माइनस लॉग √2, 2 की पावर हाफ, मतलब यही है ना, ठीक है ना। तो 3 माइनस हाफ ऑफ लॉग 2, बोलो, है ना। 2 माइनस हाफ ऑफ लॉग 2, तो 3 माइनस, ये 0.3 होता है, तो ये 0.15 हो जाएगा, है ना, लगभग, है ना। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2.85, pH 2.85 आना चाहिए। हाँ, सबका pH यही आना चाहिए, ठीक है, कोई नहीं, pH इतना हो गया, ठीक है ना। अब हमें अल्फा 1 और अल्फा 2 निकालना है, ठीक है ना। तो अल्फा 1 क्या है आपका, DOD ऑफ फॉर्मिक एसिड, बोलो, है ना। DOD ऑफ फॉर्मिक एसिड निकालने के लिए क्या करना है आपको, अल्फा 1 निकालना है हमें, ठीक है ना। तो अल्फा 1 निकालने के लिए क्या करना है, K1 जो कि 10 की पावर माइनस 4 है, अपॉन नेट H प्लस। नेट H प्लस अपने पास कितना है बच्चों, नेट H प्लस कितना है, √2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, बोलो, √2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, बोलो, बात समझ आ रही क्या, ठीक है।
तो ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 1, 10 की पावर माइनस 1 बोलो, है ना। और रूट 2 को रैशनलाइज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, है ना, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 1, है ना, रूट 2 हो जाएगा ऊपर और नीचे 2 हो जाएगा, बोलो इतना ही है ना, 0.5 इंटू रूट 2, ठीक है ना। तो रूट 2 होता है 1.414, तो ये हो गया 0.707 इंटू 10 की पावर माइनस 1, तो 0.0707 बोलो, है ना, 0.0707 यही हो जाएगा ना, ठीक है ना। 0.0707 कितना परसेंट डिसोसिएटेड है, कितना परसेंट डिसोसिएटेड है, 7%, हाँ 7%, ठीक है ना। ये अल्फा 1 आ गया, अल्फा 2 भी ऐसे निकाल लेंगे, अल्फा 2 भी ऐसे निकालो, अल्फा 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, अल्फा 2, है ना, कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 5 अपॉन कितना रूट 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, सही है ना। एच प्लस तो इतना ही है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 10 की पावर माइनस 2 बनाएगा, वहाँ 10 की पावर माइनस 1 था, सब कुछ तो बाकी वही है ना। तो 0.707 इंटू 10 की पावर माइनस 2, बोलो बात समझ आ गई क्या, 10 की पावर माइनस 2, ये 0.7% हो जाएगा, है ना। ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0.7%, ठीक है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.7%। तो देख ही सकते हो जो कमजोर है उसका कम डिसोसिएटेड था, जो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है वो ज्यादा डिसोसिएटेड। बोलो ये बात समझ आ रही क्या, बोलो ये बात समझ आ रही क्या, पहले भी बताया था कि जिसका के ज्यादा होगा वो थोड़ा ज्यादा डिसोसिएटेड होगा, ठीक है ना, ये बात तो समझ आ गई है। अच्छा, इसी सवाल में आप मुझे बताएंगे कि फॉर्मेट आयन का कंसंट्रेशन कितना है और एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन कितना है, करके बताओ जल्दी से, फिर उसका भी सोल्यूशन देखेंगे। कंसंट्रेशन निकाल लो फॉर्मेट का और एसीटेट का। चलो देखो कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अब सबको पता है कि फॉर्मिक एसिड वैसे टूटा हुआ है, तो उसका Ka1 का एक्सप्रेशन अगर लिखें तो वो कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मेट आयन इनटू कंसंट्रेट, है ना, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ नेट H प्लस ऑफ द सोल्यूशन रखना होगा, नेट रखना पड़ेगा, किसी एक का तो नहीं रखना पड़ेगा, है ना, मतलब C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 रखना होगा, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। अब ये जो कंसंट्रेशन है क्योंकि ये बैकवर्ड जा रहा है तो फिर से वही अजम्पशन लेना है कि अल्फा बहुत नेग्लिजिबल आ रहा है, और हमने देखा भी है अल्फा ठीक ठाक कम आ रहा है, बोलो, है ना, ठीक ठाक कम आ रहा है, बोलो ये बात समझ आ रही है क्या। 7% में मैंने बोला है कि 10% तक भी हटा सकते कॉम्पिटिशन में, तो उस चीज़ को हटा देंगे और यहाँ से आप इनिशियल को ही रख देना, इसमें आप इनिशियल ही रख देना, कितना रख देना, इनिशियल वाले, जैसे वहाँ पर एजम्पशन लिया था वैसे ही यहाँ पर नेट H प्लस रख देना। तो देख लो फॉर्मेट आयन का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, फॉर्मेट आयन का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, K1 इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन नेट H प्लस, बोलो ये बात समझ आ रही है। ऐसे ही कुछ अभी पिछले केस में भी पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग प्लस वीक में भी, स्ट्रॉन्ग प्लस वीक में भी कॉन्जुगेट बेस का जब कंसंट्रेशन निकाल रहे थे तो Ka मल्टीप्लाइड बाई इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन नेट H प्लस वहाँ पर भी किया था, तो ये दो चीज़ बिल्कुल मिलते जुलते से हैं, ठीक है ना, डरने वाली बात नहीं है। तो K1 आपको पता है 10 के पावर माइनस 4 है, फॉर्मिक एसिड का इनिशियल कंसंट्रेशन पता है 0.01 है, 10 के पावर माइनस 2 है, और नेट H प्लस अभी निकाला है √2 इंटू कितना आया था 10 के पावर माइनस 3, ये आया था, बोलो इतना ही आया था ना। इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा, ये 10 के पावर, ठीक है ना, हाँ C1 अल्फा 1 से भी वही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, हाँ वही आंसर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा। मैं एक चीज़ कॉमन कम से कम बता दूं एक बार कि कैसे वो कंसेप्ट और ये कंसेप्ट मिलता जुलता है, ताकि ये चीज़ ध्यान में हमेशा रहे कि कुछ आया नहीं तो ये चीज़ बेसिक है, हर जगह वैलिड है। हाँ डेफिनेटली आप निकाल सकते हो फॉर्मेट आयन C1 अल्फा 1 से, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा 1, ठीक है ना। पर यहाँ से भी देख लेते हैं एक बार कितना आ रहा है, ये कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, ये 10 के पावर माइनस 6 माइनस 3, तो ऊपर 10 के पावर माइनस 3 ही बचेगा, ठीक है ना, अपॉन √2 है, अपॉन √2 है, बोलो बात समझ आ रही है क्या। मतलब ये हो जाएगा आपका 0.707, है ना, सही है ना, बताओ सही है ना, हाँ इंटू 10 के पावर माइनस 3, इतना ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा वहाँ से अगर निकालोगे ऑल्टरनेटिवली इसको अगर सॉल्व करना चाहो तो ऑल्टरनेटिवली ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि फॉर्मेट आयन का कंसंट्रेशन सर उस सॉल्यूशन के अंदर पड़ा है C1 अल्फा 1, और सर हमने ना अल्फा 1 निकाल लिया है, अल्फा 1 निकाल रखा है, ठीक है ना। ये हो जाएगा C1 इंटू अल्फा 1 कैसे निकालते हैं, K1, ठीक है ना, अपॉन रूट मतलब नेट H प्लस। बताओ ये फॉर्मूला और वो फॉर्मूला अलग है क्या, बताओ ये फॉर्मूला और वो फॉर्मूला अलग है क्या, क्योंकि ये C1 ही तो है गधो, ये C1 ही तो है, जल्दी बताओ बात समझ आ रही है क्या। तो अल्टीमेटली द आंसर इज गोइंग टू बी सेम, द आंसर इज गोइंग टू बी द सेम, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो फॉर्मेट आयन का भी कंसंट्रेशन काफी लो आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन निकालोगे तो कितना आएगा, एसीटेट आयन में बस ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी, और ये हाँ ये दोनों का प्रोडक्ट तो सेम ही था, तो सेम ही आंसर आ जाएगा यहाँ पर, है ना, दोनों का प्रोडक्ट तो सेम ही था, मतलब इन दोनों इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना। इसका K ज्यादा था तो C कम था,
और इसका के कम था तो सी ज़्यादा था, पर दोनों का चूंकि प्रोडक्ट सेम है तो ये भी सेम बना, ये भी सेम बना, ये भी सेम बना, ये भी सेम बना। अल्टीमेटली पूरे सॉल्यूशन में जितना एक्सप्रेस यहाँ है उतना ही यहाँ पर है, जितना ये है उतना ही ये है। सवाल बाकी डिफरेंट हो सकता है, ठीक है ना। क्या ये सब कुछ समझ आ गया? जल्दी बताओ, ये सब कुछ समझ आ गया सभी को, ठीक है ना। एक सवाल दे देता हूँ, ये घर पे करना है, मैं नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो आई एम राइटिंग अ क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को खुद से आपको ट्राई करके आना है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्लास में बेसिक सोल्यूशन पढ़ाऊंगा। मैं बताऊं बेसिक सोल्यूशन पे मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, इस तरीके से केस बना के नहीं दूंगा, मैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन लिखूंगा भाई। अब आपको देखना, अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस है तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एसिड के पैरेलल चलेगा, अगर वो वीक बेस है तो वीक एसिड के पैरेलल चलेगा, अगर वो मिक्सचर ऑफ टू स्ट्रॉन्ग बेस है तो मिक्सचर ऑफ टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स के केस में सिर्फ अंतर यह है ना कि जो एसिड के केस में जो आप H+ के ऊपर काम कर रहे थे वो वहाँ OH- पे काम होगा, जो यहाँ pH निकाल रहे थे वहाँ पहले POH मिलेगा, और POH मिल गया तो 14 में से घटा देना। ये ध्यान रखना कि कल की क्लास में सिर्फ और सिर्फ बेसिक सोल्यूशन के क्वेश्चन ही भरे पड़े होंगे। सो ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू रिवाइज एवरीथिंग इन द एसिड सोल्यूशन वाला केस, ठीक है ना। चलो एक सवाल दे रहा हूँ, इसको आप कॉपी करेंगे और ट्राई करके मुझे अगली क्लास में। तो देख लीजिए, ये सवाल है आपके पास, दो वीक एसिड है HX और HY, कंसिडरेशन 0.1 0.2, के वैल्यूज डिफरेंट। आपको ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन H+ OH-, कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेंट्रेशन और pH एंड POH, ठीक है ना। ये काम आप करके अगली क्लास में आएंगे, अपने आंसर्स बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।